को शुरू करने वाला हूँ, जिस सीरीज का नाम है मोदाजुशी या फिर ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन। ये 2018 में लॉन्च हुई थी और ये शायद सबसे फेमस डोंग हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तो छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ बहुत ध्यान से घूर रहे होते हैं। तो हम लोग को पीछे से किसी की धीमी धीमी सी आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि तुम सादा ही रहा करो, तुम सादे में ही बहुत ज्यादा प्यार लगते हो, अब चलो येलिंग के लड़ाके की वापसी का हमें इंतजार करना है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग की स्क्रीन पे एक जानकारी सी लिख के आती है जिसमें लिखा होता है कि वैन क्लैन ने विश्व युद्ध छेड़ दिया था सारे के सारे क्लैंस के खिलाफ, जिसके जवाब में सारे के सारे क्लैंस ने एकजुट होकर एक कल्टीवेशन क्लैन नाम के क्लैन का निर्माण किया और फिर उसके अंदर जो सबसे ताकतवर जो दिग्गज बंदे थे उन लोगों ने दोबारा से उनके खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ दिया। उन लोगों ने अपनी इस पूरी की पूरी नीति को नाम दिया सनशॉट। इस पूरे के पूरे युद्ध के दौरान येलिंग का लड़ाका या फिर कहीं वी वुशियान उसने बहुत ही ज्यादा नाम कमाया और उसके डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में सब लोग को पता चल गया, उसके बारे में बुरी बुरी खबरें उड़ने लगी। इन सारी खबरों के चलते उसको मार दिया गया और जिस शख्स ने उसको मारा था वो उसी का सीड ही था। तो एक ही जगह पे साथ पढ़ने वाले अपने जूनियर को सीड ही बोलते हैं चाइनीज में, इसीलिए मुझे इस एनिमे को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उसमें जो आधे ज्यादा टर्म है वो तो चाइनीज में ही है, तो बार बार गूगल करना पड़ता है। खैर फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को एक बांस का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक घंघोर काली रात में काफी सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह पर भागते हुए दिखाए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और पीछे से हम लोगों को जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। कौवे जो होते हैं वो पूरे जगह पे चहचहा रहे होते हैं, उथल पुथल मचाए होते हैं पूरे के पूरे जंगल में। फिर वो लोग एकदम से रुक जाते हैं कुछ देख के और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो क्या देख के रुकते हैं, तो उनके सामने बहुत ही सारी लाशें पड़ी होती हैं जिन्हें देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम लोगों को उसी दौरान पीछे से बांसुरी की बहुत ही अच्छी सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुन के वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम लोग को एक शख्स दिखाया जाता है बांस के पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ, जहाँ पर वही शख्स होता है वो बांसुरी बजा रहा होता है। फिर उसकी बांसुरी सुन के वहां पर जितनी भी लाशें होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, वो ज़ॉम्बीज में बदल जाती हैं। और फिर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो घबरा के बोलते हैं कि ये तो येलिंग का लड़ाका वी वुशियान है। और वो इतना बोल ही पाते हैं कि जो ज़ॉम्बीज होते हैं, ज़ॉम्बीज उसकी बांसुरी की धुन को सुन के उन लोगों पे हमला कर देते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को एक पानी का बॉल गिरते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जो पीछे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल में होते हैं और आपस में आवाजें आ रही होती हैं। और फिर हम लोगों को वहीं पे सामने स्क्रीन पे बहुत ही तरीके की पेंटिंग्स वगैरह सी दिखाई जा रही होती हैं, जहाँ पर जो पीछे से आवाजें आ रही होती हैं बोल रही होती हैं कि येलिंग का लड़ाका वी वुशियान मारा गया और उसके जूनियर ने उसको मार डाला। जियांग चैंग अब जियांग का नया हेड है। फिर हमें सारे के सारे क्लैंस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर युंगमैंग जगह का जियांग क्लैन, लैनलिन जगह का जिन क्लैन, गुशु जगह का लान क्लैन और चिंगही जगह का नाई क्लैन। इस पूरी बात को बताने के दौरान पीछे से कुछ शख्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि चारों क्लैंस ने बरियर माउंट्स में जाके वहां पे उसे मार दिया। बरियर माउंट्स का मतलब होता है जहां पर युद्ध हुआ होता है और फिर वहां पर जितनी भी लाशें बिखरी पड़ी होती हैं तो वो धीरे धीरे करके वहां पर गलने लगती है और जो मिट्टी वगैरह होती है उन पर अपने आप चढ़ जाती है। पर हम लोग को दूसरे शख्स की आवाज आती है जो कि बोलता है कि पर जो येलिंग का लड़ाका था वी वुशियान वो तो उनका साथी था सनसेट कैंपेन के वक्त पे। इस पे जो पहला शख्स होता है वो बोलता है साथी, जियांग के लोगों ने उसे अपने बच्चे समान माना और उसने उन्हीं का खात्मा किया। इस पे दूसरा शख्स होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि येलिंग का लड़ाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था अपने जादू में और यहाँ तक कि वो मर के दोबारा से जिंदा भी हो सकता है पर एक नए शरीर के साथ। इस पे जो पहला शख्स होता है वो बोलता है कि कल्टीवेशन क्लैन ने वहां पर महीनों तक पूजा करी थी पर मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी जो आत्मा है वो हमेशा के लिए शायद टुकड़ों में टूट के खत्म हो चुकी है। तो उनके बीच हम लोग को एक लड़की की आवाज आती है जो कि बोलती है जरा उन पुराने दिनों को याद करो जब वी वुशियान छोटा हुआ करता था और उन दिनों उससे बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा और बड़ा करने की लोगों के अंदर उम्मीदें थी। तो जो दूसरा शख्स होता है वो बोलता है कि खैर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वी वुशियान ने सच में वैन क्लैन की हालत खराब कर दी थी, इतने बढ़िया व्यक्ति ने पता नहीं अपनी इतनी बुरी हालत कैसे कर ली। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को 23 साल के बाद का दिखाया जाता है मो नाम के गांव में एक अंधेरी रात का, जहां पर जो एक आदमी होता है वो खून से कुछ जादू टोना कर रहा होता है और जादू टोना करने के लिए उसने जमीन में कुछ बना रखा होता है और अंत में वो बोलता है बहुत वक्त से इंतजार था येलिंग के लड़ाके वी वुशियान का, और वो जोर जोर से उसका नाम वहां पर चिल्लाने लगता है। फिर इसी दौरान वहां पर एक हल्की सी एनर्जी आती है और वहां पर एक हल्का सा ब्लास्ट होता है। वहां पर एक गधा बंधा होता है जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, अपनी रस्सी को तोड़ के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम लोग को आसमान दिखाया जाता है जहां पर आसमान में काले बादल छा गए होते हैं और नीचे कोई सी काले काले तरीके की एनर्जी आ रही होती है।
फिर हम लोग को सुबह का दिखाया जाता है और वहाँ पर एक शख्स अपनी आंखें खोल रहा होता है और ये वही सीन होता है जहाँ से एपिसोड की शुरुआत हुई होती है। और फिर वो अपनी आंखें खोल ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और वो इतना सोच ही पाता है कि एक मोटा सा आदमी होता है उसके मुंह में अपना जूता मार देता है, वो भी पूरी ताकत से। और फिर वो मोटा आदमी उसको जोर जोर से पीटते हुए बोलता है कि तुम मेरे यहाँ पे रहते हो, मेरे परिवार के चावल खाते हो और मैंने कुछ तुम्हारी जादू की चीजें ले ली, उतने में तुम मेरे बारे में नए मास्टर को बताने चले गए। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि ज्यादा उड़ो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे जो पिता थे वो कल्टीवेशन क्लैन के लीडर थे, पर तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो, इसीलिए तो तुम आज सड़क छाप कुत्तों की तरह यहाँ पे रहते हो। फिर वो मोटा आदमी उसके बालों को पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मोजोंग ये सुनो, मेरी माँ मोगांव की हेड है और मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को कभी भी बहन का भी दर्जा नहीं दिया, तो मैं भी तुम्हें अपना कजिन नहीं मानता हूँ। और वो मोटा व्यक्ति इतना बोल के उसको साइड से फेंक देता है। फिर वो वहां पर गधे के पानी पीने वाले बर्तन में अपना चेहरा देखता है, अपना चेहरा देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो अपने नीचे जमीन में देखता है जहां पर कल के जादू टोने का चित्र बना होता है और फिर देख के सोचता है, ये तो बलि चढ़ा के अपने शरीर को देने की प्रथा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये व्यक्ति कितनी बुरी हालत में था जो इसने अपने हाथ को ही काट के इस पूरी की पूरी चीज को बनाया ताकि ये डेविलिश लॉर्ड ऑफ कार्नेज को अपने शरीर में बुला सके, पर मैं तो उस लिस्ट में आता नहीं हूँ। तो फिर क्या ये व्यक्ति पागल था? फिर वो इतना सोच ही पाता है कि मोटा आदमी उसके मुंह पे लात मारता और बोलता है कि तुम्हारी माँ एक नौकरानी थी और तुम भी एक नौकर ही हो। फिर इतने में वो मोटा आदमी वहां पर एक उसका और नौकर खड़ा होता है, उसके पास जाके बोलता है कि आज हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो इस पागल को यहाँ से बाहर मत जाने देना। इस पे जो मोजोंग ये के शरीर में होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरी आत्मा को क्यों बुलाया अपने शरीर में, उसको आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसको करने के लिए उस शख्स ने अपनी बलि दे दी। और फिर अब अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो फिर अब आत्मा पे श्राप लग जाएगा किसी और शरीर के अंदर पैदा ना हो पाने का। मोजोंग आखिर तुम चाहते क्या थे? क्या तुम ये चाहते थे कि मैं इसको मार मार के इसको जलील करूं या फिर इसके पूरे क्लैन को ही मार डालूं? फिर मोजोंग के शरीर में जो व्यक्ति होता है वो खड़ा होकर हंसने लगता है और फिर जो मोटा व्यक्ति होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, जहां पर वो पीछे मुड़ के देख ही पाता है कि जो कोई भी शख्स मोजोंग के शरीर के अंदर होता है वो दौड़ता हुआ आता है और मोटे व्यक्ति के मुंह पे लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और उसको धमकी देते हुए उससे बोलता है कि तुमको अंदाजा भी नहीं है तुम किससे भिड़ रहे हो। इसके बाद जो मोटा व्यक्ति होता है उसका जो नौकर होता है वो घबरा के वहां से भागने लगते हैं इसको पागल चिल्लाते हुए। फिर वहां पे गधा बधा होता है ये जिसको देखता है और फिर उस गधे के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि चलो जल्दी से, उन लोग भाग ना पाए, हम लोग को उसका पीछा करना है। इस पे जो गधा होता है गधा पूरी टसन में वहां से जाने से इनकार करता है, वहीं पे खड़ा होकर खाना खाता रहता है। इस पे ये एक सेब उठाता है और उस जगह पे फेंकता है जहां पर सेब को देख के गधा उसी दिशा में दौड़ने लगता है जिस दिशा में वो लोग जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को वो गांव दिखाया जाता है जहां पर जो लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कल्टीवेटर्स क्या सच में यहाँ पे आ रहे हैं। इस पे दूसरा शख्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मो गांव की पहाड़ियों में ज़ॉम्बीज पाए गए थे और उन्होंने कई लोगों को वहां पे घायल भी कर दिया। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर उन्हें खत्म करने आएंगे और वो सब लोग कल्टीवेशन क्लैन से हैं। फिर वो इतना बोल ही पाता है कि वहां पर गधे में सवार मोजोंग आ जाता है और वो जो मोटा मास्टर होता है वहां से भाग रहा होता है और जो गधा होता है वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। इसके बाद जो मोटा मास्टर होता है वहाँ की सारी चीज़ों को तितर बितर करते हुए घबराता हुआ आगे दौड़ता हुआ चला आता है और जो मोजोंग होता है उसको सब लोग वहाँ पे पहचान लेते हैं। इस पे वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं कि मो परिवार तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, उनकी वजह से ही आज यंग मास्टर पागल हो गया। फिर हम लोगों को गधा दिखाया जाता है जहां पर जो गधा होता है वहां पे एकदम से रुक जाता है और जो मोजोंग होता है वो गधे से बोलता है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद गधा मान जाता है उसकी टॉन्ट सुन के और फिर वहां पर फिर से उसका पीछा करने लगता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को एक औरत दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग होते हैं नौकर, उसके वो किसी को कुछ चाय या साथ पानी वगैरह का एक बाउल में कुछ परोस रहे होते हैं और फिर वो औरत होती है वो बोलती है कि मैंने बहुत तारीफें सुनी थी कल्टीवेशन क्लैन के नौजवानों के बारे में, पर आज तुमसे मिलने के बाद मैंने देख भी लिया कि तुम कितने अच्छे और कितने काबिल होते हो। इस पे वो जो शख्स वहां पे बैठा होता है वो बोलता है कि जैसा कि आपने बताया कि मो गांव की पहाड़ियों में अभी तक आज से पहले ज़ॉम्बीज या ऐसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं हुई थी, बस अभी हाल फिलहाल में ये समस्या शुरू हुई है। इस पे वो जो औरत होती है उसका नाम होता है मिसेस मो और वो बोलती है हाँ, कुछ तो गांव में भी घुस आए थे और कुछ कल्टीवेटर्स भी आके इस चीज को जांच पड़ताल करके देख चुके हैं और वो रात में शिकार करने की उम्मीद में आए थे। इस पे वो जो कल्टीवेटर क्लैन का नौजवान होता है वो बोलता है कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक सफर करते हैं ऐसे राक्षसों को मारने के लिए। डेमोनिक जो ताकतें होती हैं वो रात ही को हमला करती हैं और रात को या सक्रिय होती हैं, इसलिए उनका शिकार रात को ही किया जाता है।
और फिर उसके बाद हम लोग को मोटा मास्टर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर के अंदर घुस चुका होता है और वहाँ से घबराया हुआ अंदर आ रहा होता है। फिर इधर हम लोग को मिसेस मो दिखाई जाती हैं। इधर जो मिसेस मो होती है वो उस आदमी से बोलती है कि मेरा जो लड़का है वो भी बहुत ही ज़्यादा काबिल है और वो भी बुरी शक्तियों से लड़ना चाहता है, अगर कल्टीवेशन क्लैन वाले उसे मौका दें तो। और वो इतना बोल ही पाती है कि वहाँ पर जो मोटा मास्टर होता है वो अंदर घबराया हुआ सा आ जाता है और बोलता है कि माँ, उस मोजोंगे ने तो मुझे परेशान कर दिया, वो मुझे फिर से मार रहा है और अब आप उससे मेरा बदला लोगे। और जो मिसेस में होती हैं वो घबरा के उसके शरीर की जांच पड़ताल करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने तुम पे हाथ उठाया। और फिर उनका ध्यान जाता है कि कल्टीवेटर्स अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मोटे मास्टर से बोलती हैं कि अपने मैनर्स का जरा ध्यान दो, यहाँ पे कल्टीवेटर्स बैठे हुए हैं। फिर वो इतना बोली पाती हैं कि हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर मोजोंग ये होता है वो पूरा का पूरा बवाल काट रहा होता है। वहाँ पर जितने भी नौकर होते हैं वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके गधे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे पकड़ के, पर वो नहीं कर पा रहे होते हैं। इतने में जो मोजोंग ये होता है उसके अंदर की तरफ नजर पड़ती है मोटे मास्टर की ओर और फिर वो घर के अंदर घुस आता है और इतनी जल्दी में अंदर घुस रहा होता है कि उसका जो पैर होता है वो चौखट में टकरा जाता है और वो लड़खड़ा के नीचे गिरने लगता है कि जो कल्टीवेशन क्लैन का एक शख्स होता है वो उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के उसकी ओर देखता है और फिर सोचता है कि माथे पे लाल रंग का पट्टा बंधा हुआ है फूल के आकार का, ये तो गुशु क्लैन का कोई जूनियर लगता है, कितनी अजीब किस्मत है। फिर जो मोजोंग ये होता है उससे पूछने लगता है क्या तुमने मेरा सामान लिया। इतने में जो मिसेस मो होती है उसे वहां से बाहर फेंकने के लिए बोलती है अपने सारे नौकरों से, जिसपे जो मोजोंग ये होता है वो एक पेलर से चिपक जाता है, उसको जोर से पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ से सिर्फ तभी जाऊंगा जब ये व्यक्ति मुझे मेरा सामान दे देगा जो इसने लिया है। इस पे जो मोटा मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने तुमसे कोई सी भी चीज़ नहीं ली है। इस पे जो मोजोंग ये होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुमने मुझसे कोई चीज़ नहीं ली है, तुमने मेरी चीज़ चुराई है मुझसे, वो भी आधी रात को। इस पे जो मोटा मास्टर होता है उसकी ओर एक टेबल फेंक के मारता है कि इतने में वो उस पिलर से हट जाता है, वो टेबल वहीं पे टूट के गिरती है। इतने में वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है कि ये कातिल है, कातिल है, कातिल है, मेरा कत्ल करना चाहता है। वो चिल्लाते चिल्लाते कल्टीवेटर्स के पीछे छुप के बैठ जाता है। इतने में जो मोटा मास्टर होता है गुस्से में वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथ से, तभी कल्टीवेटर होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि इस मामले को रफा दफा करो। जिस पे जो मोटा मास्टर होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उससे बोलता है कि भाड़ में जाओ। इतने में जो मिसेस मो होती है उसे पकड़ लेती है, उसे पकड़ के वहाँ से भेजने लगती है और बोलती है कि कल्टीवेटर्स, मेरे बेटे का दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी हाल उसकी बेइज्जती हुई है आपके सामने, तो उसे पता नहीं कि उसे क्या बोलना है। और जो ये शख्स है मोजोंग, इसके शब्दों पे तो ध्यान ही मत दो, इसके शब्दों का कोई महत्व नहीं है, ये वैसे भी एक पागल है। इतने में जो मोजोंग ये होता है बोलता है कि कैसे मेरे शब्दों की अहमियत नहीं है, अगली बार मुझसे जो कोई भी व्यक्ति कोई से भी चीज चुराएगा मैं उसके हाथ काट दूंगा। ये बात सुन के जो मोटा मास्टर होता है बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है कि इतने में जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि माफ करिए पर हम आपके पारिवारिक मामले में बोलना तो नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहते थे, पर लगभग अब शाम हो चुकी है और अब ज़ॉम्बीज को शिकार करने का वक्त शुरू हो गया है। ज़ॉम्बीज वाली बात सुन के जो मोजोंग ये होता है वो कुछ सोचने लगता है और फिर जो कल्टीवेटर्स होते हैं अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है अपने सारे नौकरों को बोल दीजिएगा कि पूरे घर को लॉक कर ले और जो पीछे वाला आंगन है उसको भी इस्तेमाल करने की ना सोचे, और जिस जगह पे हम लोग आत्माएं वगैरह बुलाएंगे, इन ज़ॉम्बीज वगैरह को बुलाएंगे, उस जगह पे तो गलती से भी ना आए। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस सीरीज को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा है। और हाँ, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी तो लगे कि यार मेहनत थोड़ी वसूल हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ये तो बिल्कुल मस्ट है। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम लिंक नीचे मैंने डाल दिया, यार थोड़ा फॉलो कर लो, सब्सक्राइबर्स यहाँ पर दिलवा दिए चैनल में, तो इंस्टाग्राम में थोड़े फॉलोवर्स भी दिलवा दो, अच्छा लगता है। खैर अब बैक टू द वीडियो। तो हम लोग को मोजोंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो मुंह साफ कर रहा होता है और फिर मुंह साफ करते करते सोच रहा होता है कि चेहरा इतना भी बुरा नहीं है कि इसे प्रथा के मेकअप में हमेशा रंग के रखा जाए। फिर वो अपने हाथ में जो कट लगे होते हैं उनकी ओर देखता हुआ सोचता है, मोजोंग आखिर तुम क्या चाहते थे जो मेरी आत्मा को तुमने अपने शरीर में बुलाया, अपने शरीर की कुर्बानी देके। मैं कोई बहुत खतरनाक तो हूँ नहीं कि रातों को लोगों को तड़पाऊं, फिर आखिर तुमने मेरी आत्मा को ही क्यों बुलाया। फिर वो कल्टीवेटर्स के झंडों की ओर देखता हुआ सोचता है कि जो कल्टीवेशन क्लैन था वो तो मरा हुआ चाहता था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हूँ, पर उन्हें मेरी बनाई इन्वेंशंस को इस्तेमाल करने में कोई भी खतरा नहीं दिखता। जैसे कि जो स्पिरिट लर फ्लैग्स हैं जो कि इंसानों को चारे की तरह इस्तेमाल करके खतरनाक जीवों को बुलाते हैं। फिर वो अपने विचार को जारी रखते हुए सोचता है कि ये जो लान क्लैन के नौजवान लोग हैं ये जरूर अपने आप को शिकार की तरह इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज और तरह तरह के यहाँ पे जितने भी खतरनाक जीव हैं उनको बाहर बुलाएंगे और फिर बाहर बुलाने के बाद उन्हें मार देंगे। तो हम लोग को पीछे मोटा मास्टर दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोजोंग की ओर गुस्से से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और चारों तरफ स्प्रेड लर फ्लैग्स लगे होते हैं और वो नौकर खुद से बोल रहा होता है, यंग मास्टर भी ना इतनी रात को मुझे गधे के बाड़े में भेज देते हैं।
वल्क आलस में होता है और फिर एकदम से तेजी से कुछ उसके सामने से चला जाता है, जिसकी झलक देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपना आलस बंद कर देता है। घबराते हुए वो वहां जाने लगता है देखने के लिए कि आखिर वहां पे कौन था। इसके बाद वहां पर एक चट्टान रखी होती है और चट्टान में छेद होता है, जिसके पास वो जाके देखता है और उसे वहां पर एक लाश पड़ी हुई दिखती है। जिसके बाद जहां पर वो लाश का चेहरा देख के घबरा के वहीं पे गिर जाता है और फिर तभी उसे झाड़ियों के पीछे से मोजोंग ये दिखता है। मोजोंग ये वहां पे बैठा होता है। इससे पहले कि मोजोंग ये नौकर को कुछ समझा पाता, नौकर वहां से उठ के चला आता है घबराते हुए, भागता हुआ, ये चिल्लाते हुए कि वहां पे कातिल है, वहां पे कातिल है। फिर वहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है और जितने भी नौकर होते हैं वो लाश की ओर भागने लगते हैं, जिस पे जो मिसेस मो होती है वो बाहर निकलती है और पूछती है कि क्या हुआ, इतनी रात को इतनी भगदड़ क्यों मचा रखी है। इस पे वहां पर जितने भी नौकर भाग के जा रहे होते हैं लाश के पास, उसमें से एक नौकर मिसेस मो के पास रुकता है और बताता है कि यंग मास्टर को पागल ने मार डाला। ये सुन के मिसेस मो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और किसी तरीके से गिरती पड़ती लाश तक पहुंच जाती हैं। लाश के पहुंचने के बाद वो उसके चेहरे को देखती है और चेहरे के किनारे पे वही निशान होता है जो कि मोटे मास्टर के चेहरे पे होता है। जिस निशान को देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और फिर बहुत ज्यादा दुखी होके वहां पर रोना शुरू कर देती हैं, मोटे मास्टर की लाश को अपने हाथों में लेके। वो रोते रोते बोल रही होती हैं कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे चले गए। फिर उसका ध्यान वहां पर लाश की बाह पे जाता है जहां पर उसकी एक बाह नहीं होती है। इसके बाद जो मिसेस मो होती है उसे मोजोंग की सुबह वाली बात याद आती है। मोजोंग ने जो सुबह बोला होता है कि जिस भी व्यक्ति ने उसका सामान चुराया वो उसका हाथ काट देगा। फिर जो मिसेस मो होती है उनकी नजर पड़ती है मोजोंग पे, जो कि वहीं पे खड़ा होता है, और जो मिसेस मो होती है वो उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है, उसे गाली देते हुए, और वो उससे बोलती है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगी। इसके बाद वहां पर कल्टीवेटर्स आ जाते हैं जो कि मिसेस मो को रोक लेते हैं और फिर लाश की जांच करते हुए मिसेस मो को बताते हैं कि इसकी जो आत्मा है और जो इसका मांस है उन दोनों को चूस लिया गया है और ऐसा तो सिर्फ डीमन ही करते हैं। और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलते हैं कि ये जो पागल है इसने इनको नहीं मारा है। इस पे जो मिसेस मो होती है कल्टीवेटर्स को बताती है कि एओन की लाश के हाथ नहीं है और सुबह ही आपने देखा ही था कि इसने उसको धमकी दी थी कि ये उसके हाथ काट देगा। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जान के बदले जान चाहिए। जिस पे जो मोजोंग ये होता है वो पागलपन की एक्टिंग करते हुए घबरा कर इधर उधर भागने लगता है और भागने के दौरान उसका जो पैर होता है वो लाश से टकरा जाता है और जो लाश होती है सड़क के कल्टीवेटर के पास पहुंच जाती है। इस पे जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो स्पिरिट लर फ्लैग का एक टुकड़ा मिसेस मो को दिखाते हुए बोलते हैं कि यह है स्पिरिट लर फ्लैग और उससे डीमंस और आत्माएं बुलाई जाती हैं। चूंकि ये इसके कपड़ों पे था इसीलिए आपका बेटा शिकार बन गया। इस पे जो मिसेस ये होती है गुस्से में उनसे बोलती हैं कि बकवास है ये, भला उस पे टुकड़ा कहाँ से आया। इधर जो मोजोंग के शरीर में जो कोई भी आत्मा होती है वो अपने हाथ की ओर देखती है जहां पर अब सिर्फ 2 निशान बचे होते हैं। जो एक निशान होता है वो गायब हो गया होता है। इस पे वो सोचता है कि अब सिर्फ 2 निशान बचे हुए हैं, 3 निशान मतलब 3 जिंदगियां। फिर वो अपने विचार को जारी रखते हुए सोचता है कि मोजोंग को झंडा चुराने का नतीजा झेलना पड़ा। चूंकि ये झंडा मेरी इन्वेंशन था तो शायद इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी ले ली और उसके शरीर में आ गया। क्या अजीब इत्तेफाक था। इधर जो मिसेस मो होती है बहुत जोर जोर से रो रही होती है, सब पे भड़क रही होती है और वो कल्टीवेटर की कॉलर पकड़ के कल्टीवेटर से बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने का आखिर क्या ही फायदा, तुम मेरे छोटे बच्चे की भी जान नहीं बचा पाए, तुम लोग के इन बकवास झंडों की वजह से मेरे छोटे बच्चे एयोंग की जान गई है। जिसपे वो दोनों कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा भड़क तो रहे होते हैं पर खुद को रोके होते हैं और कुछ कह नहीं रहे होते हैं। जिसपे जो मोजोंग के शरीर में आत्मा होती है वो सोचती है कि इतने साल बीत गए फिर भी लान क्लैन के लोग जरा सी भी नहीं बदले, अभी भी अपनी भावनाओं को रोकते हैं। फिर वो वहीं पे खड़ा होकर मिसेस मो से पूछता है कि तुम्हारा छोटा बच्चे की उम्र कितनी थी, 17 साल थी ना। तो इन लोगों ने सुबह वैसे भी कई बार चेतावनी दी थी कि इस जगह पे किसी का भी आना मना है, फिर भी तुम्हारा लड़का यहाँ पे आया। इतने में जो मिसेस मो होती है उस पर दोस्त मरते हुए बोलती हैं कि मेरे बच्चे पे झंडा आखिर कहाँ से आया, जरूर तुमने ही रखा होगा ताकि उसकी मौत हो जाए, मेरे बच्चा मुझे वापस दो। इतने में पीछे से कोई छुपते हुए आता है और एक नौकर के अंदर घुस जाता है। वहां पर वो जो नौकर होता है वो डीमन में बदल जाता है और फिर वहां पे मिसेस मो और मोजोंग के ऊपर जाके वो हमला कर देता है। जिस पे जो मोजोंग होता है मिसेस मो को पीछे की ओर धक्का दे देता है और जो डीमन होता है वो सामने आके उनके सामने गिरता है और फिर वो जैसे ही नीचे गिरता है उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो वो डीमन खड़ा होता है और अपने एक हाथ के मसल्स को बढ़ाता है। वहां पर खड़ा होने के बाद वो सीधा जाके मोजोंग पे हमला कर देता है। इस पे जो मोजोंग होता है वहां से भागने लगता है। वो वहां से भागते भागते उसके वारों से खुद को बचाता हुआ वहीं पे जो चट्टानें बनी होती है उनके पीछे भागने लगता है पागल की एक्टिंग करते हुए और ये चिल्लाता हुआ कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में डीमन होता है चट्टान में बने हुए छेदों से देखता है और फिर सामने से आके एकदम से उस पर हमला कर देता है।
इतने में जो मोजांग ये होता है अपना हाथ पीछे छुपा के अपनी उंगलियों में एक लाल रंग का जादू सा बना लेता है और फिर इससे पहले कि वो इस डीमन को मार पाता, ऊपर से एक तलवार आती है और डीमन के हाथ से टकरा के दीवार में घुस जाती है। इसके बाद जो एक कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर ऊपर से उड़ता हुआ आता है, तलवार पे पैर रखता है, हवा में ऊपर उछल जाता है और उसकी जो तलवार होती है वो उसको अपने हाथ में ले लेता है और फिर वहां पर डीमन के ऊपर जाके हमला कर देता है और दोनों के बीच हम लोग को एक बहुत धांसूस लड़ाई दिखाई जाती है। इस पे जो कल्टीवेटर होता है उस डीमन पे लड़ाई के दौरान एक पर्ची सी, एक कोई सील सी होती है उसके माथे में चिपका देता है। उस सील के चिपक जाने के बाद जो डीमन होता है वहीं पर बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, उधर उधर भागता है। फिर वो अपना मुंह ऊपर की तरफ खोल के उसके मुंह से काले रंग की एक अजीब सी एनर्जी से निकलने लगती है और फिर जब वो पूरी की पूरी एनर्जी निकल जाती है, जो डीमन होता है वहीं पे मर के नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों कल्टीवेटर्स उसकी लाश को पास से जाके देखते हैं, जिसपे जो पहला कल्टीवेटर होता है वो देख के घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि ये तो, इतने में जो दूसरा कल्टीवेटर होता है उसकी बात को पूरा करते हुए बोलता है कि ये तो यंग मास्टर की लाश जैसी दिख रही है, इसकी भी जो आत्मा है वो चूस ली गई है इसके सारे मांस के साथ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एकदम से वहां पर जितनी भी रोशनी होती है वो बुझने लगती है और वहां पर बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और जो मिसेज मो होती हैं वो घबरा के कोने में छुप के बैठ जाती हैं, बोल रही होती हैं कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे भूत है। ये कहते हुए वो एक कोने में छुप के बैठी होती हैं कि जो सामने कल्टीवेटर होता है वो मिसेज मो से बोलता है कि आप वहीं पे रहिएगा, इधर उधर मत भागिएगा। फिर जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो अपने हाथ में जादू से 3 कागजों की बनी हुई सील सी लेता है और फिर वो गोल्डन कलर में चमक रही होते हैं और उसको 3 कोनों में फेंक देता है। इसके बाद वहां पर एक गोला सा बन जाता है, जिसको देख के जो मोजांग के शरीर में आत्मा होती है वो सोचती है कि स्पिरिट एक्सपल्जन एरे, वाह ये लोग अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपर्ट है कल्टीवेशन में। जिसपे जो पहला कल्टीवेटर होता है दूसरे से बोलता है कि एरे तो हम लोगों ने पहले भी लगाया था, फिर भी कोई भी हानि नहीं दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई खूंखार भूत हो। जिसपे जो दूसरा कल्टीवेटर होता है पहले वाले से बोलता है कि ये जरूर एक खूंखार भूत ही है, अगर ये हर 7 दिन में शिकार कर रहा है और अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो इसने अभी हाल ही 2 लोगों को मार दिया। येलिंग के लड़ाके के बनाए हुए नियमों के हिसाब से ये खूंखार भूत तो है ही, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उससे भी ऊपर तो नहीं है। जिसपे जो पहले वाला कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि तो क्या हमें मदद का सिग्नल भेज देना चाहिए। जिसपे जो दूसरा कल्टीवेटर होता है बोलता है कि हाँ भेज दो, इससे हम जूनियर तो नहीं निपट पाएंगे, किसी बड़े वाले को ही आना पड़ेगा हमारी मदद करने के लिए। फिर जो पहला वाला कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि अगर हमने मदद भेज भी दी तब भी कोई फायदा तो है नहीं, अगर वहाँ पे कोई सीनियर नहीं होगा तो फिर हम लोग की मदद क्या ही होगी। जिसपे जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को मदद का सिग्नल तो भेजना ही पड़ेगा नियमों के हिसाब से, और गूशु क्लैन के होने की वजह से हम लोगों को लोगों की जिंदगी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा और फिर हम लोगों को यहाँ पर लोगों की रक्षा भी करनी होगी, चाहे भली हम लोग को अपनी जान गंवानी पड़े। जब तक मदद नहीं आ जाती है तब तक हम लोग इससे लड़ेंगे। फिर वो ऊपर की तरफ सिग्नल छोड़ देते हैं। सिग्नल को देख के जो मोजांग के शरीर में आत्मा होती है वो सोचती है कि मेरी किस्मत आखिर इससे भी ज्यादा क्या बुरी हो सकती है, अगर कोई यहाँ पर पुराना वाला व्यक्ति आ गया तो फिर तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। इतने में जो पहला कल्टीवेटर होता है दूसरे से बोलता है कि जियांग चलो चल के इस पूरे इलाके की जांच करते हैं। इसके बाद जो मोजांग के शरीर में आत्मा होती है वो सोचती है कि मैं चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकता जब तक मेरे हाथ में घाव है। इतने में जब वो अब की बार अपना हाथ देखता है तो उसके दोनों घाव ठीक हो चुके होते हैं और वो सोचता है कि मोजियांग और एयोंग को मिलके 2 लोग हुए, तो फिर इसके हिसाब से सिर्फ 2 ही घाव ठीक होने चाहिए। यहाँ पर मेरे सारे के सारे घाव ठीक कैसे हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मिसेस मो है वो भी भूत बन गई हो। वो इतना बोल ही पाता है कि जिधर कल्टीवेटर होते हैं जांच कर रहे होते हैं उनका ध्यान जाता है और वो बोलते हैं कि जो एयोंग का उल्टा हाथ है वो गायब है, जबकि मोजांग ए पे जब उसने हमला किया था तब उसने उस पर दोनों हाथों से हमला किया था। फिर इधर पर जो मिसेस मो होती है वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर इधर जो मिसेस मो होती हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं, उनको भूत ने काबू कर लिया होता है और फिर जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं, उनके हाथ पे लॉक लगा के उनको जमीन पे बिठा देते हैं जबरदस्ती। जिसपे जो मोजांग होता है उनके पास जाता है, उन्हें चढ़ाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतने में वो गुस्से में हल्का सा गुस्सा दिखाती है, जिसके बाद जो मोजांग होता है वो डरने की एक्टिंग करते हुए उधर भागने लगता है। फिर जो ज़ॉम्बी मिसेस में होती हैं वो कल्टीवेटर से ताकत लगाते हुए छूट जाती हैं और फ्रंट पे हमला कर देते हैं। जिसपे जो मोजांग होता है दूसरे कल्टीवेटर की पीठ पे लात मारता है और जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो पहले वाले के ऊपर जाके गिरता है, जहां पर गिरते वक्त उसकी पीठ ऊपर की तरफ हो जाती है और जो ज़ॉम्बी मिसेस मो होती हैं वो उसकी पीठ की तरफ अपने हाथ पे हमला कर देती हैं और उनका हाथ जैसे ही उसकी पीठ में लगी हुई तलवार से टकराता है, वहां पर जो कल्टीवेटर की पीठ होती है उससे एक रोशनी सी निकलती है और ऊपर की तरफ एक गोला सा बन जाता है, जो कि जो मिसेस मो का ज़ॉम्बी वाला वर्जन होता है उसको किसी तरीके से कैद में कर लेता है। इस पे जो पहला कल्टीवेटर होता है इस बात को नोटिस कर लेता है और दूसरे वाले से बोलता है कि हम अपने कोट से इनको कैद कर सकते हैं।
फिर जो दूसरा कल्टीवेटर होता है दौड़ता हुआ जाता है, अपने कोट को हवा में उछाल देता है और जो नीचे मिसेस मो का ज़ॉम्बी वाला वर्जन होता है उसकी ओर घेरा सा बना लेते हैं और फिर दोनों अपनी तलवारों में जादू करके उसे जमीन में गाड़ देते हैं और वहां पर घेरे में उनको काबू करने की कोशिश करने लगते हैं। इस पे जो ज़ॉम्बी मिसेस मो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद उस घेरे को तोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे उन दोनों के दोनों कल्टीवेटर से लड़ने लगते हैं। जहाँ पर जो मोजोंग ये होता है वो देखता है कि वो कल्टीवेटर्स पे भारी पड़ रही हैं, तो फिर वो दोनों लाशों के पास जाता है और उनको जिंदा करता है और उनके कान में बोलता है कि मिसेस मो के उल्टे हाथ को जाके उनसे ले लो, जाओ जाके उन पे हमला कर दो और उनको तबाह कर दो। इसके बाद जो दोनों ज़ॉम्बीज होते हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं और ज़ॉम्बी मिसेस मो पे हमला कर देते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं साइड से खड़े हो जाते हैं और देख के सोचते हैं कि फेरल ज़ॉम्बीज अब आखिर ये यहाँ कहाँ से आ गए, कि ऐसा तो नहीं है कि मोजोंग ये ने ये किया हो। फिर वो उसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करो यार। इस सीरीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यार एक लाइक तो बनता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना यार, ये तो बिल्कुल मस्ट है। और मेरे इंस्टाग्राम को जाओ जाके फॉलो करो यार, इधर पे इतने सब्सक्राइबर्स दिलवा दिए, थोड़े इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स भी दिलवा दो, अच्छा लगता है। खैर, अब बैक टू द वीडियो। फिर वहाँ पर दोनों ज़ॉम्बीज मिसेस मो के ज़ॉम्बीज से बहुत जोर जोर से लड़ने लगते हैं और पहले तो उन पे भारी पड़ रहे होते हैं, पर जो मिसेस मो का ज़ॉम्बी होता है वो एक ज़ॉम्बी को वहीं पे मार देता है और फिर जो उनका बेटे का ज़ॉम्बी होता है वो दौड़ता हुआ आता है, उन पे हमला जैसी करने जा रहा होता है कि जो मिसेस मो होती है उन पे हल्की सी कॉन्शियसनेस वापस से लौट आती है और वो देख के सोचती है कि मेरा बेटा, इतने में जो भूत होता है वो दोबारा से उन पे काबू कर लेता है और फिर वो अपने बेटे के ज़ॉम्बी को भी पकड़ के जोर से एक जगह पे दे मारती है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद जो मोजोंग ये होता है वो सोचता है कि शायद मुझे दोबारा से इन ज़ॉम्बीज को जिंदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भूत है ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है और मुझे इतना पक्का है कि अब ये लोग इससे नहीं निपट पाएंगे। पर वो सोचता है कि अगर मैंने इनको जब भी जिंदा कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मुझ पर शक करने लगे। खैर, मैं इनको जिंदा नहीं करने वाला और अब अगर इन लोग के पास इनकी मदद नहीं आई तो फिर इतना तो पक्का है कि ये दोनों यहीं पे मारे जाएंगे। फिर जो मिसेस मो का ज़ॉम्बी होता है कल्टीवेटर्स की ओर भागते हुए बढ़ता है कि वो जैसे ही उनके पास ही आ पाता है कि वहाँ पर एकदम से बहुत अच्छी सी एक धुन सी बजती है और जो जमीन होती है वो चटक सी जाती है और फिर वहाँ पर जो मिसेस मो का ज़ॉम्बी होता है बिल्कुल जमीन में गिर जाता है और अपने कानों पे हाथ लगा लेता है और वहाँ पर जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत खुशी से ऊपर की ओर देखते हुए बोलते हैं कि सीनियर। और फिर हम लोग को उनका सीनियर दिखाया जाता है जिसकी एक बहुत ही धांसू एंट्री होती है। वो सफ़ेद कपड़ों में होता है, एक छत के ऊपर पीछे से चांद निकल रहा होता है और उसको देख के जो मोजोंग ये होता है वो बिल्कुल हैरान सा खड़ा होता है, उसे हैरान होकर देख सा रहा होता है दोनों के दोनों जूनियर्स के साथ। और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। देख के सोचती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर घूमने लगता है जहाँ पर उसे अपना सुबह वाला गधा दिखता है और जो गधा होता है वहीं गार्डन में घास चल रहा होता है, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अब तक यहीं पे हो। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को मोगांव की पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं और जो मोजोंग ये होता है अपने हाथ में एक डंडा लिए उसके आगे सेब बांधे गधे के ऊपर बैठ के पूरे घने जंगल के बीच में से जा रहा होता है, जहाँ पर इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। इस बात की वो खुशी जताते हुए अपने गधे से बोलता है कि हम दोनों तो काफ़ी कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए हैं। और फिर वो अपने गधे को एक चाइनीज़ कहावत में कुछ उसको सराहना देता है। तभी वहाँ पर वो आगे चल ही रहा होता है कि जो अगल बगल का रास्ता होता है वो और भी ज़्यादा सकरा होता जा रहा होता है, जहाँ पर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सकरा हो चुका है, उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। और फिर वो इधर उधर देखता है और फिर उसे रास्ते के किनारे किनारे एक तरीके का ट्रैप दिखता है, जहाँ पर वो इससे पहले कि उस गधे को रोक पाता जो गधा होता है ट्रैप पे पैर रख देता है, जिसके बाद जो मोजोंग ये होता है वो तो उछल के पीछे आ जाता है, ट्रैप से बच जाता है। पर जो गधा होता है ज़मीन से एक रोशनी से निकलती है और फिर वहाँ से एक जाला निकलता है और फिर उसके बाद उस जाल में गधा फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। इसके बाद जो गधा होता है बहुत ही ज़्यादा फड़ा रहा होता है। इसके बाद जो मोजोंग ये होता है जो सेब लिए होता है उसको उठाता है और उस जाले की ओर देखते हुए सोचता है कि ये तो डेंटिटी बाइंडिंग नेट है, आखिर यहाँ पे इतना कौन अमीर है जो कि इस जाले को यहाँ पर अफोर्ड कर सके और इतनी रात में इसको जंगल के बीच में लगा के शिकार कर सके। इसके बाद वो सेब खाते खाते अपने गधे जिसका उसने नाम लिटिल एप्पल रखा होता है उससे मजाक करते हुए बोलता है कि देखो मेरे पास मेरे जादू और तो है नहीं, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बचा नहीं पाऊंगा। इतने में वो इतना बोल ही पाता है कि उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ पर एक लड़का आता है गोल्डन कपड़ों में। इसके बाद वो शख्स होता है अपने जाले में फंसे हुए गधे को देख के बहुत ज़्यादा कुंठित हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर 400 ट्रैप्स लगाए थे और अब तक एक भी कोई ढंग का शिकार नहीं मिला है। पहले वो मूर्ख कल्टीवेटर्स मिल गए और अब यहाँ पे ये गधा। इसके बाद जो मोजोंग ये के शरीर में जो आत्मा होती है वो शख्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, सोच रही होती है कि लाल लिंग के जिन क्लैन का एक शख्स, भला मेरी किस्मत इससे भी ज़्यादा क्या अच्छी हो सकती है कि मुझे एक ही दिन में 4 में से 2 क्लैन के लोग देखने को मिल गए।
इसके बाद जो उस गोल्डन कपड़े वाला शख्स होता है उसको एहसास हो जाता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है और अपना तीर तान के पीछे की ओर जैसे ही देखता है जो मोजोंग होता है वहाँ पे छुप जाता है और फिर वो एक पेड़ के पीछे जाता है चेक करने कि इस पेड़ के पीछे कहीं कोई शख्स तो नहीं है। तभी मोजोंग वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से कोई आहट सुनाई देती है और वो मोजोंग के ऊपर सीधा तीर चला देता है जहाँ पर उसका निशाना चूक सा जाता है और जो मोजोंग होता है बच जाता है, पर उसका सेब होता है वो तीर से टकरा के पेड़ पे लटक जाता है। इसके बाद जो मोजोंग होता है पागल होने का नाटक करने लगता है और बोल रहा होता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुमने पहले मेरा गधा चोरी कर लिया, अब तुम मुझे मारना भी चाहते हो। इसके बाद वो जो गोल्डन कपड़े वाला शख्स होता है वो उसे पहचान जाता है और बोलता है कि पागल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें धक्के मार के हम लोगों ने घर भेजा था, तुम मुझे पहचान नहीं पाए ना मैं कौन हूँ, तुम्हारी याददाश्त अभी भी चली गई धक्के मारने की वजह से। उसकी बातें सुनने के बाद जो मोजोंग के शरीर में आत्मा होती है वो समझ जाती है और सोचती है कि ये जो शख्स है मोजोंग है ये जिन क्लैन का है और इसका बाप जो है वो शायद क्लैन लीडर है यानी कि जिन गांगशान। तो उसके शरीर के अंदर जो आत्मा होती है घबराते हुए पूरे मामले पे और भी सोच विचार करते और सोचते हैं कि ब्यूरियल माउंट्स यानी कि वही जगह जहां पर वी वुशियान को मारा गया था, हमले की रैंकिंग के हिसाब से जो जिंग चैन पहला था और जो जिन गांगशान था वो दूसरा था। इसके बाद वो सोचता है किस्मत का कितना अजीब खेल है कि मैं उसी के बेटे के शरीर के अंदर आ गया। ओके, तो मुझे पता है कि यहाँ पे स्टोरी तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, तो मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये जो मोजोंग है इसके शरीर के अंदर येलिंग के लड़ाके वी वुशियान की आत्मा है और जो क्लैन इसको मारने में सबसे आगे की तरफ था यानी कि जिन क्लैन, वी वुशियान की आत्मा इस समय उसी क्लैन के लीडर की नाजायज औलाद के अंदर है। अब बैक टू द एपिसोड। तो जो वी वुशियान होता है वो गोल्डन कपड़े वाले लड़के को रोकने लगता है पर वो रुकता नहीं है और उसे पागल बोल के उसे बुरी बुरी बातें सुना देता है, जिसपे जो वी वुशियान होता है वी वुशियान पागल बनने की एक्टिंग करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारे पास क्या तुम्हारी माँ नहीं है जिसने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। इस पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वी वुशियान पे अपनी तलवार निकाल के सीधा उससे लड़ाई करने लगता है, उस पर हमला कर देता है। जहाँ पर जो वी वुशियान होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है, उससे बच रहा होता है जैसे तैसे और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसको मारने के लिए उस पर तलवारबाजी कर रहा होता है। इसके बाद जो वी वुशियान होता है पत्ती तोड़ता है, उस पत्ती पे जादू टोना करता है और गोल्डन कपड़े वाले की पीठ पे चिपका देता है। जैसे ही वो पत्ती उसकी पीठ पे चिपकती है उसी मोटे मास्टर की आत्मा ऊपर से आ जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है और वहीं पे दब जाता है। जिसके बाद जो वी वुशियान होता है उससे बोलता है कि तलवार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी और ये मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद वो उसकी तलवार उठाता है और अपने गधे को आजाद करा लेता है उसका जाल काट के और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो गोल्डन कपड़े वाला जो लड़का होता है वो विशुआन पे बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बारे में अपने मामा से शिकायत कर दूंगा और फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर जो विशुआन होता है उससे बोलता है कि अपने बाप को क्यों नहीं बता देते, वैसे तुम्हारा मामा है कौन। इतने में वहां पर उसका मामा आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं हूँ इसका मामा और अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तो तुम्हारी जान लेके ही मानूंगा। उसकी आवाज सुनते ही विभूषण बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे एकदम बुत सा बन जाता है और उसकी शक्ल देखते ही वो और भी ज्यादा घबरा जाता है, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। इतने में गोल्डन कपड़े वाले का मामा गोल्डन कपड़े वाले से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें शिकार करते हुए देखने आया था, ना कि तुम्हें पिटते हुए देखने, अब फटाफट खड़े हो जाओ। विभूषण उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पत्नी को दोबारा से अपने पास बुलाने लगता है कि जो उसका मामा होता है पत्नी को अपने पास बुला लेता है और पत्नी को वहीं पे तबाह कर देता है। उसका मामा होता है, उसके मामा का नाम होता है जियांग चैन। इसके बाद जो गोल्डन कपड़े वाला होता है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इसके बाद जो उसका मामा होता है बोलता है कि नहीं जिनलिंग, क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनके पैर नहीं तोड़े जाते बल्कि उनको मार के उनके शरीर के टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दिया जाता है। इसके बाद जो जिनलिंग होता है वो एकदम से विभूषण पे हमला कर देता है और विभूषण वहीं पे बुत का बुत बना खड़ा ही रहता है और वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वहां से हिल भी नहीं पा होता और उसको तलवार लगने ही जा रही होती है कि आसमान की तरफ से एकदम से एक नीली नीली सी तलवार आती है और वो वहां जमीन में गड़ जाती है। इसके बाद जो जिनलिंग होता है और जो विभूषण होते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर विभूषण इतना ज्यादा इसलिए घबरा गया था जियांग चैंग को देख के या फिर कहीं गोल्डन कपड़े वाले के मामा को देख के, क्योंकि उसी ने इसको मारा था जब ये पहले जिंदा हुआ करता था सनसॉट कैंपेन के आसपास। अब ये सनसॉट कैंपेन वगैरह क्या है इसकी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, मैंने बता रखा है पहले एपिसोड में, जाओ जाके वहां से देख लो और एपिसोड की सारी चीजें क्लियर कर लो। अब बैक टू द एपिसोड। ओके, फिर वहां पर वही सीनियर आ जाता है जो कि पिछले एपिसोड में लड़ रहा होता है डीमन से और ये तलवार उसी की थी एक्चुअली में। और जो विभूषण होता है उसे आश्चर्य से देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि लांग वांग जी आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो जियांग चैंग होता है वो लांग वांग जी से बोलता है कि लान क्लैन का जो यंग मास्टर है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर उथल पुथल होती है अराजकता होती है वहां पर आ जाता है।
फिर वहाँ पर लान क्लैन के दोनों जूनियर्स भी आते हैं और जियांग चैंग और जिनलिंग से बोल रहे होते हैं कि रात का जो शिकार होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और माउंट डाफा पे तुम लोगों ने जितनी भी जाल वगैरह बिछा रखे हैं उससे यहाँ के सारे कल्टीवेटर्स को दिक्कत हो रही है और ये डीएमओ के खिलाफ भी है। इतने में वहाँ पर जियांग क्लैंग का एक व्यक्ति आया आता है जो कि उन सबको देख के काफ़ी ज़्यादा घबराया आता है और जो जियांग चांग होता है उसे फटकार लगाते उससे पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई बताओ, जिसपे वो बताता है कि सारे के सारे जालों को काट दिया गया एक नील रंग की तलवार के द्वारा। इतने में वहाँ पर लड़ाई का माहौल बन जाता है और दोनों लड़ने जा रहे होते हैं कि लान क्लैन का एक जूनियर बोलता है कि जितने भी जाल हैं उनका भुगतान कर दिया जाएगा लान क्लैन के द्वारा। इसके बाद जो जियांग चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कुंठित हो जाता है जाल काटने की बात सुनकर, बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर वो जिनलिंग को फटकार लगाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हारा जो शिकार है वो खुद से तुम्हारी तलवार पे आके नहीं गिरेगा और अगर इस बार तुमने मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, अगली बार दोबारा से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो जो जियांग चांग होता है वहाँ से जान लगता है और जो लांग वांग जी होता है वो बोलता है कि रुको, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे जो मो गाँव है वहाँ से हम लोग एक डीमन को मारने की कोशिश कर रहे थे पर वो डीमन हम लोग के चंगुल से भाग गया और वो इन पहाड़ियों में ही है। जिस डीमन को हमें उसे मारना है वो एक तरीके का उल्टा हाथ है जो कि डेमोनिक है। इतने में जो जियांग चैंग होता है उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और जो लांग वांग जी होता है वो दोनों जूनियर से बोलता है कि इस पूरे इलाके की छानबीन करो एक साथ मिलके। इसके बाद वो जूनियर्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग को लांग वांग जी वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो विवुशियान कॉल का इशारा करके बोलता है कि अब तुम भी जाओ। इसके बाद जो विवुशियान होता है उसे पीछे से देखते हुए सोच रहा होता है कि जब मैं पहले जिंदा था और काले जादू वगैरह किया करता था तब तो ये मानो बिल्कुल मेरे खिलाफ ही पड़ा रहता था, मुझे हमेशा परेशान करते रहता था और मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, पर अब इसको क्या हो गया कि इसका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। फिर दोनों जूनियर्स वहाँ से जान लगते हैं और जाने से पहले विवुशियान को शुक्रिया बोलते हैं। फिर जो जिनलिंग होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है और जिनलिंग की जो तलवार होती है विवुशियान की नहर उस पे पड़ती है। उसकी तलवार को देखते ही उसे याद आ जाता है अपनी पिछली ज़िंदगी को। हम लोग को उसकी पिछली ज़िंदगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो विवुशियान होता है, विवुशियान ने जिनलिंग की माँ को मार के उसको अनाथ कर दिया होता है। हालांकि वो जिनलिंग की माँ थी, उसका व्यवहार विवुशियान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो उसकी स्कूल में सीनियर भी थी। उसके बाद ही विवुशियान ने उसको मार दिया था। फिर उसके बाद अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर जो विवुशियान होता है वो अफसोस कर रहा होता है जो उसने अभी जिनलिंग से थोड़ी देर पहले मजाक किया था उसकी माँ के बारे में, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मस्ट है। और यार मेरे इंस्टाग्राम में थोड़े फॉलोवर्स दिलवा दो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, जाओ जाके मुझे फॉलो करो, पर्सनली मुझसे कम्युनिकेट करो। अब बैक टू द वीडियो। फिर हम लोग को दोनों लान क्लैन के जूनियर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो पूरे इलाके की छानबीन कर रहे होता है। उन्हीं के आगे आगे जिनलिंग भी चल रहा होता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कुंठित हो रहा होता है और फिर टॉन्ट मार के बोलता है कि आज का दिन पूरा बेकार गया, कोई अच्छा शिकार भी नहीं मिला और ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जिसपे जो एक जूनियर होता है वो भड़क जाता है और बोलता है कि माउंट डाफा तुम्हारे बाप का इलाका नहीं है और वैसे भी मुझसे तुमसे कोई काम नहीं है जो मैं फालतू में तुम्हारा पीछा करूँ। इस पर जिनलिंग होता है तो टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मेरे जो डेंटिटी बाइंडिंग नेट्स थे तुम्हारा उनसे भी कोई काम नहीं था, फिर भी तुमने मेरे 400 के 400 नेट तोड़ दिए। अब एक काम करो, या तो मेरे 400 नेट मुझे वापस करो वरना अपना मुंह बंद रखो। ये बात सुनकर जो जूनियर होता है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि जो जियांग चैंग होता है उसने तो मना कर दिया होता है हरजाना के भुगतान के लिए और ये मुंह चला रहा होता है। इसके बाद उन दोनों में बहुत ही भयानक सी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक जूनियर होता है, वो रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है पर दोनों नहीं सुन रहे होते, दोनों के सिर में बिल्कुल खून सवार होता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर जो जूनियर होता है वो जिनलिंग के ऊपर हल्का भारी पड़ रहा होता है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते गुफा के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिनलिंग होता है गुफा के अंदर गिर जाता है, अंदर गिरते ही वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा जूनियर होता है भागते हुए आता है और अपने पहले वाले जूनियर से बोलता है कि आखिर तुमने उसे अंदर क्यों ढकेल दिया, जिसपे वो बोलता है कि मैंने अंदर नहीं ढकेला, वो खुद ही अंदर चला गया। इसके बाद वो दोनों बाहर चिल्लाते हैं, उसका नाम कई बार पुकारते हैं पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। कर लेते हैं तो दोनों जूनियर जो होते हैं वो गुफा के अंदर जाने का तय करते हैं और अंदर जाकर गुफा में वो जब थोड़ा गहराई में पहुंचते हैं तब उन्हें ज़मीन में काफ़ी अजीब सी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पर उन्हें देख के समझ में आ जाता है कि ये जो जगह है ज़रूर गाँव वालों की पूजा और प्रथा की जगह है। इसके बाद वो गुफा में और अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो काफ़ी अंदर पहुंच जाते हैं उन्हें एक बड़ी सी मूर्ति दिखती है किसी देवी की और वहां पर जाने के बाद उनके सामने अचानक से जिनलिंग आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद जिनलिंग जो होता है उनका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये भी कोई उम्र है डरने की। तभी वो जिनलिंग होता है और जिस जूनियर से उसकी लड़ाई हो रही होती है वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और जो दूसरा जूनियर होता है उसकी नज़र मूर्ति की आंखों पे जाती है जहाँ जो मूर्ति की आंखें होती हैं वो एकदम से उनकी ओर पलटती हैं और उनको ढूंढने लगती हैं। इस पर जूनियर होता है वो घबरा जाता है और बोलता है कि शायद ये जो मूर्ति है इसने अपनी नज़र हम लोग की तरफ करी है।
जिस पे जिनलिंग घबराते हुए बात बनाने लगता है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। इसके बाद जो दूसरा जूनियर होता है उसका मजाक उड़ाता है। दूसरा जूनियर होता है उससे बोलता है कि नहीं, मैंने सच में उसको अपनी आंखें हिलाते हुए देखा, और वो इतना बोल ही पाता है कि तभी वहाँ पर एक हाथ आता है और जिनलिंग पे हमला कर देता है। और जो दूसरा जूनियर होता है उसकी जान बचा के उसे साइड से धक्का दे देता है, जिसके बाद जो जिनलिंग होता है दूसरे कोने पे जाके खड़ा हो जाता है, और वो जो हाथ होता है वो वापस से अपने आप को सिमटा लेता है और मूर्ति के एक हाथ पे आके जुड़ जाता है। इसके बाद जो दूसरा जूनियर होता है वो दौड़ता हुआ जाता है पीछे की तरफ से और मूर्ति के ऊपर एक सीलिंग कागज की चिपका देता है, जिसके बाद जैसे ही वो सीलिंग जोर से चमकती है, जो मूर्ति होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने सारे के सारे हाथ लंबे करके पूरी गुफा में उनकी ओर मानो हमला कर देती है। जिसके बाद उस हमले का जोर इतना ज़्यादा होता है कि जो गुफा के बाहर एक धूल का पूरा बवंडर आ जाता है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दोनों जूनियर्स और जिनलिंग बाहर आ जाते हैं और जो मूर्ति होती है वो भी उनका पीछा करते करते बाहर आ जाती है, जहाँ पर उस मूर्ति को देख के जो विविशान होता है काफ़ी घबरा सा जाता है। उस मूर्ति को देख के वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसका शिकार अच्छा होगा, आज इसका शिकार करते हैं। जिसके बाद जो जिनलिंग होता है वो दौड़ता हुआ जाता है और उछलकर मूर्ति के ऊपर हमला कर देता है, और जब वो नीचे आता है मूर्ति उस पर हमला कर देती है और उसे पहले तो पैर से कुचलने की कोशिश करती है, फिर अपने हाथों को लंबा कर करके उस पर को टारगेट कर करके उस पर हमला कर रही होती है। और जो जिनलिंग होता है वो भाग रहा होता है, मूर्ति भी उसके पीछे पीछे हमला करती आ रही होती है कि जो विवशान होता है तभी उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाता है और फिर कुछ पत्तियों को लेकर मूर्तियों की ओर मारता है, पर जो मूर्ति होती है उसके हाथ से पत्तियां टकरा जाती हैं और मूर्ति उन पत्ती को नष्ट कर देती है। और वो जो हाथ होता है उस हाथ के अचानक से मसल्स बढ़ जाती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। इसके बाद जो विवशान होता है वो समझ जाता है कि ये तो डेमोनिक उल्टा हाथ है। फिर वहां पर एक व्यक्ति होता है वो पेड़ पे चढ़ के एक घंटा सा बुलाता है और फिर बोलता है कि अभी इसको छोड़ो। फिर वहां पर वो जो घंटा होता है पहले ऊपर की तरफ जाता है और फिर वहां पे जाके वो बहुत बड़ा बन जाता है, और फिर वो बड़ा बनने के बाद मूर्ति के ऊपर गिर जाता है और जो पूरी की पूरी मूर्ति होती है उसे ढक लेता है, अपने अंदर उसे कैद कर लेता है। इसके बाद जो जूनियर्स और जिनलिंग और वहां पे जितने भी लोग होते हैं सब राहत की सांस लेते हैं। फिर एक शिकारी होता है वो उस घंटे के पास जाता है और खुश हो रहा होता है ये सोच के कि आज हम लोग कई दिन से ज़ॉम्बी का शिकार कर रहे हैं और आज फाइनली कुछ अच्छा शिकार मिला है। इसके बाद वो जो घंटा होता है जोर जोर से कांपने लगता है और उसमें छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है और उस छेद के अंदर से एक हाथ आता है और वो शिकारी होता है उसको सिर के बल पकड़ के उसे उठा लेता है और फिर उसकी आत्मा और उसका जितना भी मांस होता है उसे अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद जो विवशान होता है विवशान देख के सोचता है कि इसमें से कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो ज़ॉम्बीज़ और दूसरे डीवंस है वो माउंट डाफा की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी शक्ति है। और फिर वो सोचता है कि ये जो हाथ है ये भी बुरी शक्तियों पे ही पलता है। तब तक वो मूर्ति होती है उस पूरे के पूरे घंटे में वार कर करके उस घंटे को तोड़ देती है और वहां पर जितनी भी जगह होती है वहां पर आग लग जाती है और जो जूनियर्स और जिनलिंग होते हैं दोनों एक कोने में खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जो विवशान होता है एक जूनियर से बोलता है कि अपना जो सिग्नल है उसको चलाओ और जो लान वांग जी है उसको यहाँ पे बुलाओ। इस पर जूनियर होता है बोलता है कि मैं गुमो गांव में पहले ही सारे सिग्नल इस्तेमाल कर चुका हूँ और हमारे पास कोई भी सिग्नल नहीं बचे हैं, वो खत्म हो गए हैं। और फिर इतना एक बोली पाता है कि एक तीर होता है वो जोर से आता है और जाके उस मूर्ति के आँख के पास टकराया आता है और वहां पे हल्का सा मूर्ति को चटका देता है, उसे चोट कर देता है। फिर हम लोग को उस तीर को चलाने वाला दिखाया जाता है, जहां पर जिनलिंग होता है वही उस तीर को चला रहा होता है। वो बहुत ज्यादा जोश में होता है और दौड़ता हुआ आता है और एक साथ 3 तीर उसकी ओर चला देता है और उछल के वहां पर एक पेड़ होता है उस पर चढ़ जाता है। इसके बाद जो मूर्ति होती है उन तीनों के तीनों तीरों को एक साथ अपने डेमोनिक हाथ से रोक लेती है, उसे कुछ भी खरोच तक नहीं आती है। इसके बाद जो विभूषण होता है उसे आश्चर्य से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लड़का आखिर करना क्या चाह रहा है, ये आज मर के ही मानेगा। इसके बाद विभूषण जल्दी में एक बांस की शाखा को तोड़ता है और फिर उसके बाद हम लोग को जिनलिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनलिंग होता है वो पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, तीर को तानने होता है और मूर्ति की ओर निशान लगाने की जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे जहाँ पर उसे जियांग चांग की बात याद आती है कि जियांग चांग ने उससे थोड़ी देर पहले ही बोला होता है कि अगर तुमने आज मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं ला के दिया तो तुम मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना, मेरे पास वापस मत आना। ये सोच के वो जिनलिंग होता है अपने तीर को और भी तेज तानता है और फिर उसके बाद उस मूर्ति पे तीर को चला देता है गुस्से में, और जो मूर्ति होती है मूर्ति अपना एक हाथ लंबा करके उसकी ओर हमला कर देती है, जिसके बाद जो जियांग चान होता है किसी तरीके से बस साइड से कूद के बच ही जाता है। फिर तभी वहां पर हम लोग को एक सुरीली सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और जो विभूषण होता है उसने थोड़ी देर पहले बांस की शाखा तोड़ी होती है, उसी से उसने एक बांसुरी बना रखी होती है और वो उसको बजा रहा होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग को दोनों जूनियर्स दिखाए जाते हैं जो कि भड़क रहे होते हैं उस पर, क्योंकि वो इतने पूरे खतरनाक और उथल पुथल के माहौल के बीच में अपना मजे ले रहा है बांसुरी बजा के, उनको तो ऐसे ही लग रहा होता है। फिर तभी वहां पर नीचे जमीन एकदम से टूटने लगती है और वो टूटते टूटते मानो कोई नीचे जमीन के अंदर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है और फिर वो जमीन चटकती चटकती से जूनियर्स की तरफ से जाती है और मूर्ति के पास जाती है और फिर जमीन में से जंजीरें निकलती हैं जहाँ पर वो मूर्ति के हाथों के ऊपर बंध जाती हैं, उनको फंसा लेती हैं और फिर वहां पर कोई शख्स बाहर निकलता है और फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है
अपनी जंजीरों को कस के नीचे की तरफ तान देता है, एक झटका देता है नीचे की तरफ तान के, तभी जो मूर्ति होती है उसके दोनों के दोनों हाथ टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर हमें वो शख्स दिखाया जाता है और वो एक भूत होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जैसे जैसे विभूषण अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, उस भूत की ताकत और उसका गुस्सा दोनों धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं और फिर पूरी ताकत से मूर्ति के ऊपर एक जोर से घूंसा मारता है, जिसके बाद जो मूर्ति होती है उस मूर्ति पे घूंसा पड़ने के बाद वहां पर जो इम्पैक्ट होता है उस घूंसे का वो इतना ज्यादा होता है कि आसपास के जो पेड़ भी होते हैं वो भी कांप जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जो विभूषण होता है उस भूत को देख के काफी घबरा सा जाता है और अपनी बांसुरी को बजाना बंद कर देता है। इधर जो मूर्ति के गिरने की वजह से वहां पर एक बादल का धुआं सा बन जाता है, पूरा उस मूर्ति को घेर लेता है और भूत के सामने बस धुआं ही धुआं होता है धूल का। इधर जो जिनलिंग होता है भूत को आश्चर्य से देख रहा होता है कि तभी वहां पर शिकारी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और भूत को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका हिसाब से ये जो भूत था ये एक्चुअली इन भूतों का जनरल था और बेरियल माउंट्स की सीज की से पहले इसको खत्म कर दिया गया था। कम से कम उन लोग को तो ऐसा ही लगा था। ये बात सुन के जो जिनलिंग होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है, अपनी तलवार निकालता है और फिर वो जैसे ही अपनी तलवार निकालता है उस धूल के बवंडर में से एक बड़ा सा हाथ आता है और जाके जिनलिंग को गले से पकड़ लेता है और पेड़ पे टांग देता है। इसके बाद जो विभूषण होता है ये देख के घबरा जाता है और फिर जल्दी जल्दी बांसुरी दोबारा से बजाना शुरू कर देता है, इस बार और भी ज्यादा तेजी से। इसके बाद जो वो भूत होता है उसको गुस्सा आता है और वो सीधा उस डेमोनिक हाथ को काट देता है और मूर्ति से अलग कर देता है। इसके बाद जो डेमोनिक हार्ट होता है वो अलग होने के बाद भागकर छुपने की कोशिश करने लगता है कि जब भी बांसुरी के इशारे पे जो भूतों का जनरल होता है वो उछलकर ऊपर से आता है और पूरी ताकत से उस हाथ के ऊपर कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर जो विभूषण होता है वो जूनियर से बोलता है कि इविल सीलिंग पाउच निकालो और जाके उसे कैद कर लो। इसके बाद जूनियर वहां पर पहुंचता है और उस हाथ के अंदर से एनर्जी से निकलने लगती है जो कि पाउच के अंदर समा रही होती है। ये सब देख के विभूषण सोचता है कि पहले आत्मा की बलि की प्रथा और अब डेमोनिक हाथ, यहाँ पर जरूर कुछ ना कोई बड़ी समस्या है। तभी वहां पर जितने भी शिकारी होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि भूतों के जनरल को पकड़ते हैं, अगर हम लोगों ने इसको पकड़ लिया तो हम लोग फेमस हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे येलिंग का लड़का विभूषण कहाँ है जो इससे हम लोगों को डर लगे। इस पे जो जूनियर होता है उन्हें मना करता है कि तब तक वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो हवा में उसकी ओर उछल के वार करती है कि जो भूतों का जनरल होता है उसे गुस्सा आता है और वो अपने एक बार में सारे के सारे लोगों को जमीन में गिरा देता है। तभी जो जिनलिंग होता है वो भी उसके हाथ में तीर मारता है और उसके हाथ को पेड़ की तरफ अटका देता है और दौड़ता हुआ आता है, उछल के उस पर तलवार से अपना वार करता है। तभी वो अपने एक हाथ से उसकी तलवार के वार को रोक लेता है, उसे दूर की तरफ गिरा देता है और दौड़ता हुआ जाता है और उसे पूरी ताकत से घूंसा मारने जा रहा होता है कि विभूषण अपनी बांसुरी बजाने लगता है और उसकी बांसुरी सुन के वो रुक जाता है। इसके बाद जो विभूषण होता है बांसुरी बजाते हुए उसे अपनी तरफ ला रहा होता है, उसे पीछे ला रहा होता है। तभी वहां पर लान वांग जी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बांसुरी बजाने से रोक देता है। फिर जो विभूषण होता है वो बहुत ज्यादा घबरा सा जाता है और बांसुरी बजाना बंद कर देता है। फिर वो तभी भूतों के जनरल की ओर देखता है और फिर वो बांसुरी बजाना दोबारा शुरू कर देता है और फिर भूतों के जनरल को वहां से भगा देता है। इसके बाद जो विभूषण होता है वो फाइनली और भी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो अपनी बांसुरी को अपने हाथों से छोड़ देता है। तभी वहां पीछे से एक बैगनी रंग की बिजली सी आती है और उनकी ओर टकराने जा रही होती है कि जो लान वांग जी होता है फट से पीछे मुड़ता है और अपने हाथ से जो कुछ भी वो अपना उपकरण लिए होता है बजाने का उसको बजाता है और जो वो बिजली होती है उसको वहीं पे खत्म कर देता है। फिर वहां पे हम लोग को कोई पेड़ में ऊपर की तरफ खड़ा दिखाया जाता है और फिर जो जूनियर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो बैगनी बिजली का हंटर है, अगर ये हंटर किसी को पड़ जाए तो उसके शरीर में कोई भी अगर बुरी आत्मा होगी या फिर उसको किसी ने पोजेस कर रखा होगा तो वो बाहर निकल जाएगी। फिर जो दूसरा जूनियर होता है वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियांग चैंग को ऐसा लगता हो कि जो मोजोंग ये के शरीर में किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। तभी हम लोग को पेड़ के ऊपर का शख्स दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं जियांग चैंग होता है और वो बोलता है कि विभूषण तुम लौट आए और फिर हल्का खुश होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसे देख के विभूषण बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने गधे की ओर भागता है कि तभी उसके पीछे से वो आता है और एक हंटर उसे पड़ ही जाता है और विभूषण आगे जाके गिरता है। पर एक हंटर पड़ने के बावजूद विभूषण की आत्मा मोजोंगे के शरीर के अंदर से नहीं निकलती और जो जियांग चैंग होता है वो इस बात को देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी वहां पर जूनियर्स आ जाते हैं और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब आ जाते हैं और जो जूनियर्स होते हैं वो जियांग चैंग को मनाने लगते हैं कि जो मोजोंग ये है उसके शरीर में कोई बुरी आत्मा नहीं है, नहीं तो इस हंटर का एक भी वार खाली नहीं जाता है, अगर कोई बुरी आत्मा होती है वो पहली बार में निकल जाती है। इस पर जो जियांग चैंग होता है वो नहीं मानता क्योंकि वो अपना पूरा मन बना चुका होता है उसे मारने का। तभी हम लोग को विभूषण दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि तीनों को मारने की शर्त खत्म हो चुकी है, मोजोंग ने अपनी आत्मा खुद ही मुझे दी थी बलि के तौर पे, तो इसलिए अब ये शरीर मेरा है और अब मैं शरीर से नहीं निकाल जा सकता अगर इस हंटर का भी वार कर दिया गया तो भी। तो जो जिनलिंग होता है वो भी जियांग चैंग को बताता है कि मोजोंग ये बस एक पागल है जो कि लानलिंग जगह पे रहता है और इसे जो कोई सी भी चीज अच्छी लगती है बस जाके उससे चिपक जाता है।
जिसपे जियांग चैंग होता है फिर भी नहीं मानता और अपने साथियों को उससे पकड़ने के लिए बोलता है, इस बात की एक्सक्यूज देते हुए कि ये डेमोनिक कल्टीवेटर है तो इसलिए इसको मरना होगा। और जो वी वुशियान होता है पागलपन की एक्टिंग करते हुए घबरा के जाता है और लान वांग जी के पीछे छुप जाता है। इस पे जो लांग वांग जी होता है बोलता है कि माना ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर है पर इसके इरादे नेक हैं। फिर जूनियर्स जियांग चैंग को बताते हैं कि इसने अभी हमारी और जिनलिंग की जान कई बार बचाई थी। फिर लांग वांग जी जियांग चैंग को मना लेता है ये कह के कि वो उसे अपने क्लैन में ले जाएगा। इधर जो वी वुशियान होता है मामले को रफा दफा करने के लिए मान जाता है उसके साथ जाने के लिए और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को एक बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत लंबी सी सीढ़ियाँ होती हैं जो कि अंदर की तरफ जा रही होती हैं। उन्हीं सीढ़ियों के नीचे जो वी वुशियान होता है अपने गधे को पकड़ के जोर जोर से रो रहा होता है और वहां से जाने के लिए मना कर देता है। और जो जूनियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कुंठित हो रहे होते हैं और उसे ले जाने के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं। इधर जो वी वुशियान होता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पर 20 सालों से नहीं आया हूँ और यहाँ पे अंदर जाने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। फिर वो गधा पकड़ के और जोर जोर से रोने लगता है। तभी जो लान वांग जी होता है जूनियर से बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो, जब उसका मन होगा वो खुद ही आ जाएगा। तभी जो वी वुशियान होता है मौके का फायदा उठा के अपने गधे पे बैठ के वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और जो गधा होता है वो लांग वांग जी की ओर दौड़ने लगता है, क्योंकि जो लांग वांग जी होता है अपने हाथ में एक सेब लिए होता है और फिर उस सेब को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 20 साल पहले का दिखाया जाता है जहां पर घड़े रखकर वी वुशियान 2 लोगों के पास जाता है और फिर अगले ही सीन में हम लोग को वी वुशियान रात को 2 घड़े हाथ में लेके एक बहुत खूबसूरत से घर की छत पे दिखाया जाता है। तभी वहां पर लांग वांग जी आ जाता है जहां पर जो वी वुशियान होता है उसको घड़ों के अंदर जो शराब होती है उसको बांटने का ऑफर देता है और फिर उसके बाद वो लोग लेट हो गए होते हैं इसलिए वो भाग रहे होते हैं। फिर हमें वो दोनों लोग दिखाए जाते हैं और वो कोई और शख्स नहीं बल्कि वी वुशियान और जियांग चैन होते हैं। और ये जो कहानी होती है ये पहले की कहानी हम लोग को दिखाई जा रही होती है जब वी वुशियान जिंदा हुआ करता था। अब हम लोग को दिखाया जाएगा किस तरीके से पहले वी वुशियान ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन बना था। तो जो जियांग चैन होता है वो वी वुशियान को बोलता है कि वो अगली बार इंतजार उसके लिए रुककर नहीं करेगा अगर वी वुशियान ने दोबारा से लेट किया। इतने में वहां से कोई शख्स निकल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा रॉयल सा लग रहा होता है और उसका नाम होता है जिन जुआन। उसको देख के वी वुशियान और जियांग चैंग दोनों अपना सर झुकाते हैं उसके सम्मान में। फिर जब वो थोड़ी आगे निकल जाता है तब जो वी वुशियान होता है उसे देख के पीछे से बोलता है कि ये दिन ब दिन और भी ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। जिसपे जो जियांग चैंग होता है वो बोलता है कि जो पूरा जिन क्लैन है वो राजाओं जितना अमीर है और ये तो बहुत ज्यादा काबिल भी है तो इसका घमंडी होना जायज है। इतने में जो वी वुशियान होता है कोई खुराफात सोचने लगता है जिसपे जो जियांग चैंग होता है उस पर भड़कते हुए उसे मना करता है कोई भी खुराफात करने के लिए, क्योंकि जो जियांग चैंग की बहन है ये उसका फियांसे है और दोनों की आगे चल के शादी भी होगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग को एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है और पीछे से हम लोग को वी वुशियान की आवाज आ रही होती है जहाँ पर जो वी वुशियान होता है वो बोल रहा होता है कि इस जगह का नाम है ऑर्किड रूम। इस जगह का नाम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है पर यहाँ का जो टीचर है वो 1 नंबर का खूंसट है। तो हम लोग को एक हरे कपड़े में लड़का दिखाया जाता है जो कि वी वुशियान और जियांग चैंग को देख के खुश हो जाता है। उनको बुला के उनको हाथ वगैरह हिलाने लगता है कि इतने में उसके पीछे जो एक और व्यक्ति खड़ा होता है उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है। और यहाँ पे हम लोग इसी की बातचीत के दौरान हम लोग को ये पता चलता है कि जो वी वुशियान है वो जियांग के दोस्त का लड़का है और वो गोद लिया हुआ है क्लैन लीडर का, पर उसका जो क्लैन लीडर है वो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं करता है। और फिर इसके बाद हम लोग को ये पता चलता है कि ये दोनों लोग हैं ये गूशू में अपनी पढ़ाई करने आए हैं। फिर हरे कपड़े वाला जो लड़का होता है वो अपने पीछे वाले शख्स से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर वी वुशियान और जियांग चैंग पहुंच जाते हैं और हरे कपड़े वाला लड़का उन दोनों से बातें करने लगता है। फिर वो उनको बताता है कि गूशू में अगर आप लोग पढ़ाई करने आए तो और सब चीजें तो ठीक है, पर यहाँ पर जो लानछान या फिर कहूँ लानवान जी उस शख्स से दूरी बना के रखना, उसे भड़काना मत। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो लोग क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर जो लानछान होता है बैठा होता है और जो वी वुशियान होता है उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस पे जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है पहले तो इधर उधर देखता है, फिर वो समझ जाता है कि जो लानछान है वो वी वुशियान की ओर ही देख रहा है। जिसके बाद वो गुस्से में वी वुशियान से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया था और वो तुम्हें घूर क्यों रहा है। फिर हम लोग को पिछली रात का दिखाया जाता है जहाँ पर जो वी वुशियान होता है वो शराब चुरा के लाया होता है और जो लानछान होता है उसे पकड़ लेता है एक घर की छत पे और फिर उसे नियमों के हिसाब से शराब पीने से मना कर देता है। इस पे जो वी वुशियान होता है उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए शराब पीने लगता है। फिर दोनों में वहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है जिसमें जो लानछान होता है उसकी शराब को हवा में उछाल देता है। फिर हम लोग को अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर लानछान ने वी वुशियान को अपना टारगेट बना लिया होता है। इस पे जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो वी वुशियान को बताता है कि उसने 3 नियम तोड़े हैं। पहला नियम है चोरी करना, दूसरा नियम है शराब को पीना और तीसरा नियम है वो लड़ाई करना। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
फिर हम लोग को क्लास का दिखाया जाता है और जो टीचर होता है एक बहुत लंबा सा पर्चा सा लेके आता है, उसमें सारे के सारे नियम लिखे होते हैं, पूरी क्लास को नियम बता रहा होता है। और चूंकि क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही होती है तो जो विवुशियान होता है वो ध्यान नहीं दे रहा होता टीचर की बातों पर, इधर उधर देख रहा होता है। इस पे वो टीचर होता है विवुशियान को खड़ा करके उससे सवाल वगैरह पूछता है और जो विवुशियान होता है सारे के सारे जवाब सही से दे देता है। उसके बाद जो टीचर होता है, टीचर उससे थोड़ा कठिन सा सवाल पूछता है और पूछता है कि जिस सवाल के हिसाब से अगर एक लोगों को मौत देने वाला व्यक्ति, यानी कि जो जल्लाद होते हैं लोगों को सजा देते हैं, वो व्यक्ति अगर उसकी मौत हो जाती है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है नफरत की शक्ति के द्वारा, तो फिर आखिर उसका क्या हल है। इस पे विवुशियान होता है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और बैठ के सोचने लगता है कि जो टीचर होता है वो लानछान को खड़ा कर देता है और फिर लानछान से पूछता है इस सवाल का हल। इस पे लानछान होता है वो टीचर को बताता है कि उस व्यक्ति की अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया जाए, उसका सही से अंतिम संस्कार कर दिया जाए और आखिरी ऑप्शन के तौर पे उसको मारना चुना जाए। जब कोई और रास्ता ना बचे तभी उसको मारा जाए। इस पे जो विवुशियान होता है, विवुशियान बोलता है कि मुझे ये सारे ऑप्शन तो पता थे पर मैं चौथे ऑप्शन के बारे में बोल रहा था। इस पे लानछान होता है विवुशियान से उस चौथे ऑप्शन के बारे में पूछता है, जहाँ पर जो विवुशियान होता है वो एक कागज में चित्र बना के समझाता है। इस पे जो विवुशियान होता है अपनी बात को समझाते हुए बोलता है कि अगर उस शख्स की अंतिम इच्छा ये रही हो कि पूरे क्लैन का ही खात्मा कर दिया जाए, तो ऐसे में हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जितने भी लोगों को उसने मारा है उनकी लाशों को खोद के उन लाशों के अंदर जो नफरत की ताकत बनी हुई है उस ताकत को इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को मरवा दें। जिसपे वो टीचर होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि ये जो तरीका होता है ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल होता है और उनके जो जितने भी नियम वगैरह होते हैं उनके खिलाफ होता है। जिसके बाद जो टीचर होता है भड़कते हुए विवुशियान को मारता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल्टीवेशन की दुनिया में लोग तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जिसपे टीचर के भड़कने की वजह से जो विवुशियान होता है घबरा के क्लास से भाग जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लोग होते हैं नदी के किनारे जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जहाज आने लगता है और लोग खुश होते हैं, पर फिर नीचे से कोई अजीब सा जीव भी दिखाया जाता है जो उसकी ओर आ रहा होता है। फिर वो जीव होता है वो एकदम से जहाज पे हमला कर देता है। वो पानी का भूत होता है और फिर वो पानी की बेले सी बना के उस जहाज को घेर लेता है और उसके अगल बगल घूमने लगता है, उस जहाज को डुबाने की कोशिश करने लगता है। कि तभी वहाँ पर वैन क्लैन के कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक एक करके जादू की बहुत बड़ी सी सील्ड बना लेते हैं और सील्ड बनाने के बाद वो जो भूत होता है उसको पानी के नीचे दोबारा से भेज देते हैं, उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम लोग को वो जो भूत होता है वो नीचे की ओर नदी में जाते हुए दिखाया जाता है। कि तभी जो उनका टीम लीडर होता है उससे उनका एक साथी बोलता है कि हम लोगों को तो इस भूत को मारने का आदेश दिया गया था, ना कि इसको भगाने का, और ये जो भूत है अभी ये लान क्लैन की रहने की जगह गूशू की तरफ बढ़ रहा है। इस पे वो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि तो इसमें क्या हो गया, उसको मारना वैसे भी मुमकिन नहीं था और लान क्लैन की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सी बात के ऊपर हम लोग के ऊपर कोई सवाल उठाए। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। अब बैक टू द वीडियो। तो हम लोग को विवुशियान दिखाया जाता है जो कि तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पर जियांग चैंग और हरे कपड़े वाला लड़का आ जाता है, जहाँ पर वो लोग विवुशियान की आज की हरकत के बारे में बातचीत करने लगते हैं। इस पर जो जियांग चैंग होता है वो विवुशियान को फटकार लगाते हुए उसने जो अपनी आज इमेज खराब करी है टीचर के सामने उसके बारे में बता रहा होता है, उसे सुना रहा होता है। कि तभी जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो काफ़ी उसकी तारीफ कर रहा होता है उसकी थ्योरी की, क्योंकि इस हिसाब से उसकी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। और फिर वो बोलता है कि अगर हम लोग भूतों की नफरत की शक्ति को भूतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा आसान भी होगा। इस पे जियांग चैंग होता है, जियांग चैंग भड़कते हुए दोनों को मना करते हुए बोलता है कि इस रास्ते पे मत चलो। इस पे जो विवुशियान होता है उसकी बात का मजाक बना के इस पूरी बात को रफा दफा कर देता है। फिर जो जियांग चैंग होता है वो विवुशियान को बताता है कि टीचर ने विवुशियान को सजा दी है सच्चाई के रास्ते पे चलने का जो पूरा पैसेज है उसको 3 बार लिखने की। इसमें जो विवुशियान होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा पैसेज होता है। इसके बाद जो विवुशियान होता है भड़क के वहाँ से जाने लगता है। जिसमें जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो विवुशियान की मदद करने को तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा पर मेरी एक शर्त है, और उसकी शर्त ये होती है कि जो विवुशियान है उसे एग्जाम्स में चीटिंग कराएगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग को वो लोग एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग की ओर जाते हुए दिखाए जाते हैं और वो बिल्डिंग पवेलियन नाम की एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर विवुशियान जब अंदर की तरफ जाता है तब उसे पता चलता है कि उस पर नज़र रखने के लिए और उसकी मदद करने के लिए लानछान को टीचर ने ड्यूटी पे लगाया है। इसके बाद जो विवुशियान होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके जो दोनों साथी होते हैं वो भी घबरा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर विवुशियान अंदर की तरफ जाता है और जो लानछान बैठा होता है उसको जाके फालतू में परेशान करने लगता है ताकि लानछान का ध्यान खींच सके, लानछान उससे जो इग्नोर कर रहा है, फिर दोनों लोग आपस में बातचीत वगैरह कर सके।
जिसपे जो लांछान होता है वो उसकी बातों से परेशान होकर उसके मुंह पे चुप होने वाला जादू लगा देता है। जिसके बाद जो विभूषण होता है वो कागज पे लिख के बता रहा होता है कि लांछान उसके मुंह से चुप करने वाला जादू हटा ले। इसके बाद जो लांछान होता है उसकी बात नहीं मानता है। फिर जो विभूषण होता है वो एक पेंटिंग सी बनाता है उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए, जिसमें जो लांछान है वो एक भेड़िया है जो कि एक मुर्गे को ललचाई नजरों से देख रहा है। इसके बाद जो लांछान होता है उसकी फालतू की हरकत देख के हल्का कुंठित हो जाता है और फिर उसके मुंह से अपना जादू खोल देता है। और फिर उसके बाद वो विभूषण को उसकी सजा पूरी करने के लिए बोलता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग को लगातार बहुत सारे दिन वगैरह बीतते हुए दिखाए जाते हैं और जितनी भी उस पैसेज के अंदर चीजें होती हैं वो सारी लिख के आ रही होती हैं। फिर उसके बाद फाइनली एक महीना बीत जाता है और जो लांछान होता है वो बाहर की तरफ एक किताब सी पढ़ रहा होता है और जो विभूषण होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं कल से यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, तो ये रहा मेरा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हारे लिए। जहाँ पर जो विभूषण होता है उसने लांछान की एक पेंटिंग बनाई होती है और वो लांछान को देता है। जिसके बाद जो लांछान होता है अपनी किताब रखकर उसकी पेंटिंग को देखता है और उसकी पेंटिंग को देख के बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने उसको पेंटिंग में उसको लड़की बना दिया होता है। इसके बाद जो विभूषण होता है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अपनी किताब में जरा कोई अच्छा सा शब्द देख के बताओ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा जो पैथेटिक शब्द है उससे मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। इस पे जैसे ही जो लांछान होता है अपनी एकदम से किताब खोल के देखता है और उसकी किताब को देख के बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि विभूषण ने उसकी किताब के अंदर बहुत सारी अश्लील सी पेंटिंग बना रखी होती हैं। इस पे जो लांछान होता है अपनी तलवार उठा लेता है और जो विभूषण होता है बहुत ज्यादा घबराया आता है, अंदर चला जाता है लाइब्रेरी के और अपनी भी तलवार उठा लेता है और लांछान से बोलने लगता है कि तुम्हारे मैनर्स वगैरह का क्या, अगर हम लोग लाइब्रेरी के अंदर लड़ेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी किताबें और ये लाइब्रेरी है वो ठीक सलामत नहीं बचेगी। और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि वैसे भी तुम्हें ये सब चीजें पहली बार थोड़ी ना देख रहे हो, हर लड़के ने ये सब चीजें देखी होती हैं। और फिर उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि रुको, तुम ये चीजें यानी कि सब पहली बार ही देख रहे हो, है ना, तुमने कभी इससे पहले देखी ही नहीं है। इस पे जो लांछान होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है और फिर वो एकदम से जाता है लड़ाई के लिए और उसकी जो डायरी होती है उसको हवा में उछाल देता है। वहाँ पे जितने कागज वगैरह होते हैं वो भी हवा में उछल जाते हैं। फिर वो दोनों डायरी को पकड़ के लड़ने लगते हैं, जहाँ पर जो विभूषण और जो लांछन होते हैं उन डायरी को पकड़ के खींचतान करने लगते हैं। इस पे जो विभूषण होता है उसका बातचीत के दौरान मजाक उड़ा रहा होता है। फिर लांछन उस पूरी की पूरी डायरी को फाड़ देता है अपनी शक्ति से, उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जो विभूषण होता है, विभूषण बोलता है कि मैं तुम्हारी सफाई करने में मदद नहीं करूंगा। इसके बाद जो लांछन होता है वो विभूषण को फाइनली गाली देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को रात का दिखाया जाता है जहाँ पर एक नाव गुशु के लेक में होती है और नाव के अंदर एक मछुआरा होता है जो कि मछलियां पकड़ रहा होता है। फिर उसके कांटे में कुछ फंसता है और हम लोग को दिखाया जाता है उसके कांटे में कोई और मछली नहीं बल्कि वही पानी का भूत फंसा हुआ होता है। मछुआरा बहुत जोर जोर से मछली समझ के ताकत लगा रहा होता है पर वो जो उसकी रॉड होती है फिशिंग वाली वो पूरी टूटी जाती है और जो मछुआरे के हाथ होते हैं वो पूरे छिल जाते हैं। जिसके बाद जो मछुआरा होता है बहुत ज्यादा घबराया आता है और इसके बाद वो घबरा के पानी में देखने लगता है, तभी पानी के नीचे से अचानक से एक लाश सतह पे आती है पानी के। फिर वो मछुआरा होता है देख के बहुत ज्यादा घबराया आता है। फिर वहां पर हम लोग को दिखाया जाता है तो उसके अगल बगल बहुत सारी रासें पानी की सतह के ऊपर आती हैं और वो पूरी की पूरी नाव को घेर लेती हैं। इसके बाद जो मछुआरा होता है वो बहुत ज्यादा घबराया आता है और जोर से चीखता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। चियान और जियांग चंग दोनों आइसक्रीम जैसी कोई चीज खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर विभूषण उस चीज की तारीफ करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा रुकने में खुशी होगी अगर ऐसी चीज खाने को मिले। और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि जो लांछान है और उसका बड़ा भाई है वो दोनों इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तभी जियांग चैंग विभूषण को उसकी हरकतें याद दिलाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी हरकतें रही तुम्हारी तो हम लोग को यहाँ से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा और अगर हमारे पिता को इसके बारे में पता चला तो ये मान लो तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा हम लोग को हमारे क्लैन में। इतने में जो विभूषण होता है उसकी बात को मजाक में टाल देता है और फिर उसको चावल की शराब की खुशबू आ जाती है। जिसके बाद वो फट से एक नाव पे बैठता है और वहां से उस खुशबू को सूंघते सूंघते उस खुशबू के पीछे चला जाता है नाव चलाते हुए। तो हम लोग को एक पुल की ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लांछान अपने बड़े भाई लान हुआन के साथ खड़ा हुआ होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लांछान इस बात के बारे में चिंता जता रहा होता है कि जो वो इन विभूषण और जियांग चैंग को अपने साथ में लेके आया है तो वो यहाँ पे फालतू में घूम रहे हैं तो यहाँ पर वो कहीं कोई बड़ी समस्या ना खड़ी कर दें। और फिर इन सब चीजों के ऊपर से अभी बिल्लिंग लेक में जो घूस की समस्या चल रही है उसका समाधान भी उन्हें करना है। इस पे जो लान हुआन होता है लांछान का बड़ा भाई, वो लांछान को इस बात का आश्वासन दे देता है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ही बड़ी समस्या बनेंगे और वैसे भी वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पर युंगमिंग में, क्योंकि वो जियांग क्लैन के लीडर के लड़के हैं इसलिए। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि लांछान मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारा खुद भी उनको लाने का मन है, बस तुम इस बात को बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे थे। जिस बात के लिए लांछान बिल्कुल मना कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
फिर हम लोग को वी विषयान दिखाया जाता है जहाँ पर वो दुकान ढूंढ रहा होता है और वो इधर उधर दुकान ढूंढ रहा होता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता नाव चलाने में, जिसकी वजह से जो उसकी नाव होती है वो जियांग चैंग की बहन के फियांसे की नाव से जाके टकरा जाती है। जिस पे जो वी विषयान होता है माफी मांगता है, पर जियांग चैंग की बहन का फियांसे उसको फटकार लगाते हुए बोलता है कि तुम जियांग क्लैन वाले मुझसे दूर रहा करो। जिस पे जो वी विषयान होता है बहुत ज्यादा भड़क जाता है और फिर लड़ाई को शांत कराने के लिए वहां पर हुशोंग आ जाता है, यानी कि वही हरे कपड़े वाला लड़का। फिर जियांग चैंग की जो बहन का फियांसे होता है उसे भी बातें सुनाने लगता है। तभी हम लोगों को पानी के नीचे दिखाया जाता है और वहां पे कोई जो जीव होता है वो तैर के जाता है। इसके बाद जो जियांग चैंग की बहन का फियांसे होता है उसकी नाव हिलती है, वो जीव जियांग चैंग की बहन के फियांसे की नाव को हिलाता है, जिसपे वो दोबारा से वी विषयान पर दोष मर देता है। पर तभी जो वी विषयान होता है उसकी भी नाव हिलने लगती है और फिर एकदम से उनके ऊपर पानी के घूल हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक घूल एकदम से पानी से उछल के हुशोंग पे हमला कर देता है, जिसपे जो वी विषयान होता है अपने डंडे से उस घूल को मार के दूर भगा देता है। नदी के अगल बगल जितने भी लोग होते हैं उन सब में भगदड़ मच जाती है पानी वाले घूल के आ जाने की वजह से, और वहां पर हर तरफ पानी वाले घूल लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। तभी एक घूल होता है एक लड़की के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहां पर वी विषयान आ जाता है और उस लड़की की जान बचा लेता है अपनी तलवार से उस घूल पे हमला करके। फिर वहां पर जियांग चैंग भी आ जाता है, वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तभी वहां पर हुशोंग की नाव पे एक बहुत तगड़ा सा घूल हमला कर देता है और वो पूरी नाव को एक तरफ से झुकाने लगता है, जहां पर जो हुशोंग होता है वो नाव के एक हिस्से से कस के चिपक के पकड़ लाता है पूरी ताकत से लगाई और किसी तरह कोशिश कर रहा होता है कि वो घोल की तरफ फिसल के ना जाए। इससे पहले कि वो घोल हुशोंग को मार पाता, एकदम से कोई व्यक्ति वहां पर हमला कर देता है और हुशोंग की जान बचा लेता है। फिर हुशोंग अपनी जान बचाने के लिए उस शख्स का शुक्रिया करता है, उस शख्स का नाम होता है जी चैन। तो वहां पर वी विषयान घूल से लड़ रहा होता है, तभी वहां पर बहुत सारे सीलिंग वाले कार्ड उड़ते हुए आते हैं और काफी सारे घूल्स के सर पे जाके चिपक जाते हैं, और वहां पर जितने भी घूल्स होते हैं उन सब के ऊपर एक शील्ड सी बन के आ जाती है, और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि लान भाई कर रहे होते हैं। फिर सारे के सारे घूल्स वहां से भाग जाते हैं और लान भाई जगह का जायजा लेते हुए हुशोंग को साथ चलने से मना कर देते हैं क्योंकि उसको तलवार पे उड़ना नहीं आता है। फिर लान भाई सब लोगों को साथ चलने को बोलते हैं बिल्डिंग लेक के दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि वो समस्या है वो बहुत ज्यादा गंभीर होती है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर सब लोग नाव से लेक में जा रहे होते हैं, तभी वहां पर वी विषयान होता है, वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हमेशा से घूल्स की समस्या हुआ करती थी, जिसपे जो लानछान होता है उसे जवाब में बोलता है कि नहीं, ये समस्या अभी हाल फिलहाल में होना शुरू हुई है, और यहाँ पर जो लाशें भी मिली थी इससे पहले वो लाशें भी यहाँ की नहीं थी, वो क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने नहीं पहचानते थे, वो लोग बिल्कुल ही अलग थे। इस पे जो वी विषयान होता है बोलता है कि ये जो घूल्स हैं ये भी अलग तरीके के हैं, क्योंकि लान भाई मिलकर भी इनको नहीं पकड़ पाए थे। फिर वी विषयान जियांग चैंग से फुसफुसाते हुए बोलता है कि इस पूरी लेक में नफरत की शक्ति बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है, और अगर हम लोग इस नफरत की शक्ति को घूल्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें तो। जिसपे जो जियांग चैंग होता है उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुमने 10 बार पैसेज लिखा, उसका तुम पे कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो उसकी नाव को अपने से दूर ढकेल देता है। फिर वी विषयान लानछान को ध्यान से देखता है और फिर उसकी नाव को काफी देर तक ध्यान से देखने के बाद अपनी नाव को बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ाने लगता है। इसके बाद जो लानछान होता है जैसे उसकी नाव उससे टकराने वाली होती है कि जो वी विषयान होता है बहुत जोर से पानी में चप्पू मारता है, और जो लानछान की नाव के बैलेंस होता है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। नाव के डूबने का खतरा होने की वजह से लानछान उछल के अपने भाई की नाव में चला जाता है, और फिर वी विषयान अपने नाव के ऊपर की तरफ उसकी छत पे चढ़ के बैठ जाता है, और फिर वहां से अपने चप्पू की मदद से लानछान की पूरी नाव को हवा में उछाल के उल्टा पलटा देता है, और उसकी नाव के तली की तरफ में बहुत सारे घूल्स होते हैं। इसके बाद दोनों जो लान भाई होते हैं उन सारे के सारे घूल्स के नीचे एक शील्ड बना के उनको मार देते हैं। इसके बाद जो लान हुआन होता है वो वी विषयान से पूछता है कि आखिर वी विषयान तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी नाव के नीचे घूल्स थे। जिसपे जो वी विषयान होता है बोलता है कि नाव एक व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज्यादा पानी के नीचे डूबी हुई थी, और अगर मैं बता देता तो जितने भी घूल्स हैं उन्हें पता चल जाता और वो सावधान हो जाते, इसलिए मैंने सीधा हमला कर दिया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी ओर पानी के नीचे से कुछ आने लगता है, फिर वहां पर जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं। वो लहरें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और नाव को डुबाने की कोशिश कर रही होती हैं, और फिर उन लहरों में बहुत सारे नीले नीले से हाथ बन के आते हैं और फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। जिसपे जो लान भाई होते हैं वो दोनों अपनी तलवार निकालते हैं और नाव में थोड़ी देर गोल गोल घूमते हैं, और फिर एक बिजली सी उनके अगल बगल आ जाती है, और उस बिजली की शक्ति की मदद से वो लोग उन लहरों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद एक भाई हवा में उछल के लहरों के ऊपर और भी बिजली वाले हमले करता है, पर चूंकि वहाँ पे वो हमले काफ़ी नहीं होते और हाथ फिर भी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, तभी वी विषयान अपनी भी तलवार निकालता है और उनकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर तक लहरों पे हमला करने के बाद लहरें शांत हो जाती हैं, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
लहरें शांत होने के बाद सब लोग इधर उधर फिर से जांच पड़ताल करने लगते हैं कि जियांग चैंग के पीछे की तरफ से कोई बाल से होते हैं, उसकी नाव में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसपे जियांग चैंग होता है वो हल्का एहसास सा हो जाता है और फिर जैसे ही अपनी तलवार निकाल के पीछे की तरफ मुड़ता है वो फिर से पानी में चले जाते हैं। पानी में जाने के बाद वो हम लोग को फिर से पानी के नीचे दिखाए जाते हैं और इस बार वो नाव के नीचे से होते हुए जितनी भी वहाँ पे नावें होती हैं उन सब की ओर चले जाते हैं और उन सारी की सारी नाव पे हमला कर देते हैं। वहाँ पर लहरें उठने लगती हैं और जो नावें होती हैं नावों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग अपनी अपनी तलवारें पानी में भेजते हैं और उन बालों पे हमला कर देते हैं। सारी तलवारें एक एक करके बालों काट रही होती है और नीचे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। थोड़ी देर तक तलवारों के वारों के बाद वहां पर शांति हो जाती है। फिर जो लान भाई होते हैं वो अपने लगवाए हुए जालों को नाव चलाने वालों से बाहर की तरफ निकलवाते हैं और जो उनको दिखता है उस देख के उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिर्फ बालों के टुकड़े वगैरह फंसे होते हैं और उनको बहुत सारे घूस के फंसे होने की उम्मीद थी। फिर वहां पर वो लोग इस बात से चिंता कर ही रहे होते हैं कि जो मौसम होता है वो अचानक से बदलने लगता है और जो सूरज होता है सूरज को बादल घेर लेते हैं, वहाँ पे हल्का हल्का सा अंधेरा हो जाता है। फिर वहां पर जो पानी होता है पानी में हलचल मचने लगती है और फिर पानी का जो भूत होता है वो उनकी ओर आता है और उन पे हमला कर देता है। इसके बाद उसकी जो बेलें सी होती हैं वो बाहर निकलती हैं और उन पे हमला कर देती हैं, जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो वाटर बॉर्न अबिस है, जिसपे पहले तो वो उन पानी की बेलों को अपनी तलवारों से काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर वो टोर्नेडो में बदल जाते हैं और फिर वहां पर जितनी भी नावें होती हैं उन सब नावों को तोड़ देते हैं। सब लोग अपनी अपनी तलवारों में लगते हैं और थोड़ी दूर चले जाते हैं। फिर जो लान हुआन होता है वो लान छान और जियांग चैंग की बहन के फियांसे को अपने साथ आने के लिए और एक तरफ से हमला करने के लिए बोलता है और बोलता है कि दूसरी तरफ से जियांग चैंग और वी वुशियान वो दोनों हमला करेंगे। फिर जियांग चैन और वी वुशियान दोनों टोर्नेडो के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद उनके ऊपर बाल हमला कर देते हैं, जिसपे जो वी वुशियान होता है वो ऊपर से एकदम से नीचे की तरफ आता है बहुत तेजी से, जैसे वो मानो गिर सा गया, और फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो सारे के सारे बालों के हमले से बचते बचाते किसी तरीके से जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको पकड़ता है और फिर सारे हमलों से बचते बचाते उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो बाल होते हैं उन्होंने लगभग उसे घेर ही लिया होता है कि तभी जो जियांग चैंग होता है वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और इससे पहले कि वो अपना हाथ पकड़ पाता जो वी वुशियान होता है उसने इस पूरी चीजों के दौरान अपना ध्यान खो दिया होता है और जो बाल होते हैं उसके पैरों में लपेट जाते हैं और फिर उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। बालों के खींचने की वजह से जो वी वुशियान होता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो और उसकी तलवार और जिस व्यक्ति को वो हाथ में लिए होता है, जिस व्यक्ति को यानी कि बचाना चाह रहा होता है, वो सब के सब लोग पानी में नीचे जाके गिर जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे थोड़े फॉलोअर्स दिलवा दो, अच्छा लगता है। अब बैक टू द वीडियो। फिर वी वुशियान पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है और बाल उस पर लपेट जाते हैं, जिसके बाद जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको ही बाल लपेट के कहीं ले जा रहे होते हैं और जो वी वुशियान होता है अपनी बेहोश होती हालत में किसी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। फिर बाल उसके ऊपर लपेट के उसे पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं कि तभी वी वुशियान को अपनी क्लास में बोली हुई बातें याद आ रही होती हैं, वही की नफरत की शक्ति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने वाली बातें। और फिर वी वुशियान अपनी उंगली पानी में आगे की तरफ बढ़ाता है और उसकी उंगली के ऊपर कुछ इकट्ठा सा होने लगता है और फिर इससे पहले कि वी वुशियान की हालत और ज़्यादा खराब हो पाती, कोई उसे बाहर की तरफ खींच लेता है और फिर हम लोग को वो शख्स दिखाया जाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लान छान होता है। वी वुशियान हल्का खुश होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को सब लोग घर वापस जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो वी वुशियान होता है उसके साथ जो नफरत की शक्ति वाली जो पानी में हरकत हुई होती है उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर जो लान हुआन होता है वो सबको बताता है कि जो वाटर बॉर्न एबिस था उसको उन लोगों ने टेम्परेरी रूप से सील कर दिया है और अब जो उनके गाँव के एल्डर्स हैं वो आएंगे और वो उससे निपटेंगे। फिर जो जियांग चैंग होता है वी वुशियान से पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, जिस पे जो वी वुशियान होता है बोलता है कि वाटर बॉर्न एबिस जो होता है वो किसी के डूबने या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं डूबने वगैरह की पानी के अंदर, उन्हीं जगहों पर बनता है, उन्हीं जगहों पर पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नफरत की शक्ति इकट्ठा हो जाती है। पर जितना मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ यहाँ पर तो ऐसी घटनाएं होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को तैरना आता है। तो फिर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जरूर यहाँ पर कहीं और से आया है। जिस पे जो लान छान होता है लान हुआन से पूछता है कि क्या अभी हाल फिलहाल में किसी और जगह पर ऐसी कोई घटना हुई थी पानी वाली, जिस पे जो लान हुआन होता है वो बोलता है कि क्यूशुआन जो वैन क्लैन का घर है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं हुई थी। जिस पे जितने भी लोग होते हैं वो वैन क्लैन की इस हरकत के लिए बहुत ज़्यादा भड़क तो रहे होते हैं, पर चूंकि वो उसका कुछ कर नहीं सकते थे तो फिर उसके बाद वो सब लोग चुप हो जाते हैं। पर वापसी के दौरान वी वुशियान ने जिस लड़की की जान बचाई थी वो लड़की एक फलों की टोकरी वी वुशियान की ओर फेंकती है गिफ्ट के तौर पे और जो वी वुशियान होता है उसे ले लेता है
और फिर विवुशियान उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपके ये फलों की तरह आप बहुत ज़्यादा स्वीट भी हो। इस पे वो लड़की विवुशियान से बोलती है कि नहीं, आप ज़्यादा अच्छे और स्वीट हो। फिर जो विवुशियान होता है मजाक करते हुए उस लड़की से बोलता है कि लांछान को भी एक टोकरी गिफ्ट कर दो, वरना ऐसे बाद में मुझसे बहुत ज़्यादा जलन होगी। जिस पे जो लांछान होता है उस पर भड़कता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। वहाँ पर बहुत जोर जोर से बारिश हो रही होती है। वहीं पे एक घर के अंदर लांछान बैठ के वाटरबॉर्न एविस के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी लेक का पानी हटाना पड़ेगा और उसको लगभग 3 से 5 सालों के लिए धूप की रोशनी में ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटरबॉर्न एविस को पूरी तरीके से वो ख़त्म कर पाएंगे। तभी हमें विवुशियान दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते घड़ों में शराब को चुरा कर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लांछान आ जाता है और उसे वहीं पर रुकने को बोलता है, जिसपे जो विवुशियान होता है पूरा मामला रफा दफा करने की बात करता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वही दोनों लोग थे। इस बात को सुन के लांछान अपनी तलवार निकाल लेता है और विवुशियान को अपनी सजा पूरी करने के लिए बोलता है, जिसपे जो विवुशियान होता है मना कर देता है और जो लांछान होता है उस पर हमला कर देता है। फिर विवुशियान भागने की कोशिश करता है, पर जो लांछान होता है उसे गले पे अपनी तलवार रख देता है, जिसपे जो विवुशियान होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी सजा लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद लांछान जैसी तलवार हटाता है, विवुशियान वहाँ से भागने लगता है मौका देख के। इस पे जो विवुशियान होता है वो पट से पास वाले घर की छत पे चढ़ जाता है, पर ऊपर जाने पे उसे लांछान वहाँ पे पहले खड़ा हुआ मिलता है, जिसपे जो लांछान होता है उस पर हमला कर देता है और उसका एक घड़ा गिरवा देता है, जिसपे जो विवुशियान होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और लांछान को जोर से पकड़ लेता है। इसके बाद वो घर की छत से नीचे लांछान को गिरवा देता है और खुद भी उसके साथ गिर जाता है। अब लांछान और विवुशियान दोनों इस इलाके की दीवारों के बाहर होते हैं, जिसपे जो विवुशियान होता है लांछान को बोलता है कि अब चूंकि तुम भी इस बाउंड्री के बाहर आ गए हो तो नियम के हिसाब से हम दोनों को ही सजा मिलेगी, तो चलो अब एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं। जिसपे जो लांछान होता है वहाँ से जाने लगता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें विवुशियान को बहुत सारे लोग पकड़ के उसे जबरदस्ती घुटनों पे बैठाए हुए दिखाए जाते हैं और वहीं पे बगल में लांछान खड़ा होता है, जिस पे जो विवुशियान होता है लांछान से बोलता है कि तुम अपने बारे में नहीं बताओगे, और फिर वो इतना बोल ही पाता है कि जो लांछान होता है वो भी अपने घुटनों पे वहाँ पर बैठ जाता है और फिर नियम तोड़ने की सजा के हिसाब से उन दोनों को डंडे मारे जाते हैं। पीछे ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग को हुजोंग और जियांग चैंग दिखाए जाते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें विवुशियान को जियांग चैंग पीठ पे टांग कर ले जाते हुए दिखाया जाता है और जो जियांग चैंग होता है विवुशियान पे भड़क रहा होता है, जिसपे जो विवुशियान होता है जियांग चैंग पे भड़कते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें टांग के लाने को नहीं कहा था। जिसपे जो जियांग चैंग होता है विवुशियान से बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ऐसी हालत में पड़ा नहीं देख सकता था और तुम हम लोग के क्लैन की शर्मिंदगी करा रहे थे, कुछ तो शर्म कर लो। जो लांछान है उसने तुमसे 50 ज़्यादा डंडे खाए हैं, फिर भी वो वहाँ से खड़ा होकर अपने पैरों पर गया है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोग को टीचर दिखता है जो कि अभी हाल फिलहाल में वापस आया होता है और वो लान हुआन के साथ बैठ के चाय पी रहा होता है। टीचर और लान हुआन दोनों आपस में मीटिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो टीचर होता है वो लान हुआन को वैन क्लैन की बुरी हरकतों के बारे में बताता है, जैसे उन लोग की बुरी हरकतों के बारे में, उन लोगों ने जितनी बातें छुपाई और जो झूठ वगैरह बोला था उसके बारे में। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि दूसरे किसी भी क्लैन के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई। फिर उसके बाद टीचर लान हुआन को बोलता है कि जो आगे वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर टीचर लान हुआन को बताता है कि वापसी के रास्ते में उसने कुछ फेरल ज़ॉम्बीज़ पकड़ लिए थे और जो लांछान है लांछान को बोल देना कि उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की अधूरी इच्छाएं वगैरह की जांच कर ले और फिर उसके बाद हम लोग उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने देंगे। उसके बाद टीचर लान हुआन से लांछान की तबीयत के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके सुनने में भी आया था कि विवुशियान की हरकतों की वजह से उसे भी सज़ा मिली है। उनकी सारी की सारी बातें विवुशियान का पूरा ग्रुप पास की झाड़ियों में छुप के सुन रहा होता है। तभी जो टीचर होता है वो भड़कते हुए लान हुआन से विवुशियान की बुराई करने लगता है, जिसपे जो लान हुआन होता है वो टीचर से विवुशियान की थोड़ी तारीफ करता है कि कम से कम वो साफ दिल का और थोड़ा खुशमिजाज भी है। फिर उसके बाद जो टीचर होता है वहाँ से चला जाता है और जो लान हुआन होता है वो सब लोगों को बाहर आने को बोलता है। फिर जियांग चैंग लांछान की तबीयत के बारे में पूछता है, जिसके बाद लान हुआन उसे बताता है कि उसे 4-5 दिन लगेंगे पूरी तरीके से ठीक होने में। जियांग चैंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। फिर जो लान हुआन होता है विवुशियान से बोलता है कि मुझे एक ऐसी टेक्निक पता है जिसकी मदद से तुम सिर्फ 4-5 घंटे में पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें लांछान एक तालाब में नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी शांति भंग करते हुए वहाँ पर विवुशियान आ जाता है। इस पर जो लांछान होता है उससे भड़कते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इस पर जो विवुशियान होता है बोलता है मुझे दवाइयों की खुशबू आई थी। फिर विवुशियान लांछान की पीठ पे पड़े हुए घाव देखता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो लांछान से बातचीत करने की कोशिश करने लगता है।
और लान छान से बात करने की कोशिश करते हुए वी बुशियान उससे बोलता है कि तुम अगर मेरे दोस्त बन जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैं तुम्हें युंगमिंग में घुमाने ले जाऊंगा, तुम वहाँ पे मेरे साथ आ सकते हो और वहाँ पे मैं तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से भी मिलवाऊंगा। और एक बात बताऊँ राज की कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस पे जो लानछान होता है भड़कते हुए मना कर देता है। इस पे जो वी बुशियान होता है पानी से निकलता है और उसके जो कपड़े होते हैं वहाँ से लेके जाने लगता है। इस पे जो लानछान होता है उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। इस पे जो वी बुशियान होता है लानछान से बोलता है कि मुझे तुम्हारा नहीं सुन के गुस्सा आ गया। फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोर से एक चीख की आवाज़ सी आती है, जिस पे जो लानछान और वी बुशियान दोनों बहुत ज़्यादा घबराए आते हैं। इस पे जो वी बुशियान होता है पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पे लानछान उसे बताता है कि ये फेरल ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ है, पर इनको तो कैद किया गया था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जियांग चेंग एक आदमी के साथ भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ज़ॉम्बीज़ और लानछान वी बुशियान को ढूंढ रहे होते हैं। और हम लोग को यहाँ पता चलता है कि इन्हीं की गलतियों की ही वजह से जो ज़ॉम्बीज़ है वो वहाँ से भाग गए हैं। फिर हमें लानछान भागते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आके उस पर हमला कर देते हैं, जिस पे जो लानछान होता है पीछे मुड़ता है, एक पेड़ की डाल तोड़ता है और उसके जो फूल होते हैं उनको ज़ॉम्बीज़ की ओर फेंक के मारता है, जहाँ उनके अंदर एक बिजली सी निकलती है और ज़ॉम्बीज़ से जाके लग जाती है। तभी वहाँ पर जियांग चैंग और उसके साथ जो लड़का होता है वो आ जाते हैं और वो लानछान को उसका गिटार जैसा हथियार हवा में उछाल के देते हैं। इस पर जो लानछान होता है वो हवा में कूद कर अपने हथियार को बजाने लगता है और फिर उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ पे एक साथ हमला करके उन्हें वहीं ख़त्म कर देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर गिरे पड़े होते हैं और जियांग चैंग लानछान से पूछता है कि आखिर वी बुशियान कहाँ पे है। इस पर जो लानछान होता है उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम दोनों अलग हो गए थे भागने के दौरान। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें वी बुशियान एक जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े होते हैं और जो वी बुशियान होता है उनसे बच के भाग रहा होता है। तभी वी बुशियान के सामने से एक और ज़ॉम्बी आता है, जिस पे जो वी बुशियान होता है हवा में उछलता है, उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लात रखता है और आगे की तरफ कूद जाता है और वो ज़ॉम्बी पीछे नीचे गिर जाता है। फिर वी बुशियान वहाँ से भागने लगता है और वो ज़ॉम्बी खड़ा होता है, वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वी बुशियान एक डाल को तोड़ता है और एक ज़ॉम्बी पे दे मारता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी होता है वो एक पेड़ से चिपक के मुंह खोल के खड़ा हो जाता है, मानो वो मर गया। और फिर उसके बाद जो वी बुशियान होता है एक ज़ॉम्बी को घूंसा मारता है और वो ज़ॉम्बी भी वहीं गिर जाते हैं और जो आखिरी ज़ॉम्बी होता है वी बुशियान उसे पैर से लात मारता है। थोड़ी देर तक वो ज़ॉम्बी शांत मानो मर गए वैसे गिरे पड़े रहते हैं। इसके बाद वो सारे के सारे ज़ॉम्बी दोबारा खड़े होते हैं और वी बुशियान की ओर बढ़ने लगते हैं, उस पर दोबारा से हमला कर देते हैं। तभी हमें पहाड़ी के ऊपर जियांग चैंग दिखाया जाता है और जंगल के अंदर से वी बुशियान की बहुत जोर से चीख की आवाज़ आती है, जिस पे जो जियांग चैंग होता है उसे उसकी जगह का अंदाज़ा लग जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग को इधर वी बुशियान दिखाया जाता है, जो कि पहले तो उनसे छुप रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो बिना अपने जादू के औजारों के इनसे कैसे लड़ेगा। इतने में एक ज़ॉम्बी उसके पास आके उस पर हमला कर देता है और वो बच के भागने लगता है। फिर वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। इसके बाद दो ज़ॉम्बीज़ पकड़ के पेड़ का तना बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और तीसरा ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है, जिस पे जो वी बुशियान होता है वो पेड़ के नीचे कूद जाता है और जिस पे वो जैसे ही नीचे पहुंचता है दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज़ पूरा पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं और वी बुशियान के ऊपर गिरा देते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वी बुशियान घायल हालत में हमें पेड़ के नीचे दिखाया जाता है और जैसे तैसे खड़ा हो रहा होता है और सामने से तीनों ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके उसकी ओर आ रहे होते हैं। तभी उसे वहाँ पे खरगोश दिखता है और फिर उस खरगोश को लेके भागने लगता है, पर तब तक उससे देर हो जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके हाथ में खरोंच लगा देता है। खरोंच लगने के बाद वी बुशियान का ध्यान भटक जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए उसके पास आ जाता है और वी बुशियान उसी दौरान अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी के अंदर से नफरत की शक्ति निकल के वी बुशियान के अंदर समाने लगती है हाथ के द्वारा। ये देखकर वी बुशियान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शरीर उसके ये देख के वी बुशियान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शक्ति उसके शरीर में समाने लगती है। शक्ति के समाने की वजह से वी बुशियान कांपने लगता है, उसकी नसें होती हैं वो धीरे धीरे करके फूलने लगती हैं और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है कि तभी वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है और जियांग चैंग वी बुशियान की तलवार उसके सामने फेंकता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस पे जो जियांग चैंग होता है वी बुशियान से तलवार चलाने को बोलता है। तभी वहाँ पर लानछान आ जाता है और अपने गिटार जैसे औजार से धुन बजाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
फिर लांछन वहाँ पर सब जांच पड़ताल कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र वी विशान के हाथ पे पड़ती है जहाँ पर उसकी नसें अभी भी फूली हुई होती हैं। जिसके बाद उसके हाथ को छुपाते हुए जियांग चैंग उसके सामने आ जाता है और लांछन को शुक्रिया करता है उनको मुसीबत से निकालने के लिए। इसके बाद जो लांछन होता है वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग चैंग वी विशान के गले की कॉलर पकड़ के उसे कस के पेड़ में दे मारता है और उस पर भड़कते हुए बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल्टीवेशन की दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सब आखिर तुम कब बंद करोगे, ये सब छोड़ दो। जिस पे जो वी विशान होता है अफसोस और मायूसी में बोलता है कि आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।